आइए दोस्तों, आज फिर एक नए फनकार, नए क्रिकेटर थे और काफ़ी स्ट्रगलर क्रिकेट रहा। खूब मेहनत की, कड़ी मेहनत की और एक एग्जाम्पल सेट करने वाली इंटरव्यू ये आप लोगों के लिए बन सकती है, क्योंकि ये बंदा जो है प्रदीप कासलीवाल, ये रणजी ट्रॉफी खेल चुका है, रेस्ट ऑफ इंडिया खेल चुका है, दुलीप ट्रॉफी खेल चुका है, ऑल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुका है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। खेल चुका 85 86 में, जबकि फास्ट बॉलर का दौर चलता था, कपिल पाजी चलते थे और उसमें एक बेहतरीन आउटस्विंग डालने वाला बॉलर जो था प्रदीप कासलीवाल। तो आइए मिलते हैं प्रदीप कासलीवाल से, हमारे क्रिकेट ग्राफ और हेल एनर्जी ड्रिंक के तरफ से। प्रदीप, मैं आपका स्वागत करता हूं। वेलकम प्रदीप। थैंक यू जलाल। या प्रदीप, ये क्रिकेट ग्राफ के माध्यम को आप कुछ कहना चाहोगे अभी? आ, मैं काफी दिनों से देख रहा था, मैं व्हाट्सएप पे आ रहे थे, काफी यंगस्टर्स इस पे बात कर रहे थे और मेरे को एक एक इसकी खासियत अच्छी लगी कि आ, पुराने क्रिकेटर्स लोगों के व्यूज जी, प्रेजेंट क्रिकेटर्स को अच्छे खासे कम्युनिकेशन हो जाता है। क्या बात है प्रदीप, बहुत बढ़िया बात कही आपने। प्रदीप, ये चलते मैं आपका क्रिकेट के जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा कि स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, और प्रदीप कैसा रणजी ट्रॉफी तक सफर किया, क्योंकि झुंझुनवाला के नेट में मैंने आपको तो देखा हूँ। आप साथ में खेले। बिल्कुल। आ, मैं थोड़ी सी मेरी स्टार्टिंग जर्नी बताऊंगा कि बिल्कुल। सबसे पहले मेरे को अपना दोस्त विद्याधर पेडनेकर क्या बात है। मेरे को समर वेकेशन कैंप में आरसीएफ के सेंटर पे लेके गए। सच बात बोलूं तो मेरे पास ना जूते थे, ना कपड़े थे, ना कुछ। तो भी मैं किसी के मतलब कैनवास शूज पहन के किसी का शर्ट लेके किसी की पैंट लेके मैं पहुंच गया। पहले दिन तो था सिलेक्शन में, नेक्स्ट डे वापस बुलाया और नेक्स्ट डे को लिस्ट डिक्लेयर हुई तो मेरा नाम वहां पर था नहीं। ऑब्वियसली एक स्टार्टर हूँ, कोई बैकग्राउंड नहीं सीजन बॉल का, जो भी खेला है टेनिस बॉल रबर बॉल खेल के। मैं जस्ट आरसीएफ के ग्राउंड से जा रहा था और अपने सीनियर बलविंदर सिंह संधू ने मेरे को पूछा कि तेरा नाम है क्या। तो मैं बोला नहीं सर नहीं है। ये 1981 की बात है, क्या 80 बात। 81। तो मैं बोला नहीं है, तो बोला नहीं नहीं तू कल से आ जाना, मैं अचरेकर सर से बात करता हूँ। तो मैं बोला ठीक है। तो उन्होंने अचरेकर सर को वहां से बोला कि नहीं सर इसको आने देना। सर कुछ नहीं बोले। नेक्स्ट डे से मैं वापस जाने लगा तो देखने लगा काफी सीनियर्स लोग पहले से उधर खेलने वाले, राइट फ्रॉम लालचंद राजपूत, स्वपान मित्रा, क्या बात अ, है। फिर ये सब पुराने जो उधर के चेंबूर वाले सब थे वो उधर, चंद्रकांत पंडित, सब आते थे। थोड़े दिनों के बाद हमको रेगुलर बॉलिंग मिलने लगी और बल्लू सर खुद हमारे साथ बॉलिंग डालते थे और तब उन्होंने मेरे को, मेरे जो कुछ आउटस्विंग होते थे, करता जी। नहीं था होता था, वो देखकर मेरे को काफी उन्होंने रिफाइन करने की कोशिश करी। तो परिस्थिति ऐसी थी कि नए जूते लेना करना उस जमाने में थोड़ा बैकग्राउंड डिफिकल्टीज थी। स्लोली स्लोली क्रिकेट खेलना, फिर वो साल हो गया, नेक्स्ट ईयर फिर अचरेकर सर नहीं थे, फिर जगन कोहली सर थे, फिर विद्याधर पेडनेकर, शायद ऐसे अपने साथ खेले हुए काफी कॉलेज के क्रिकेटर सब साथ में थे और वहां से रियल जर्नी चालू हुई। तो ये जर्नी कॉलेज में फिर कहाँ रुकी आप? बाद में, उसके बाद में, जैसा ये एमसीए कैंप के बाद में आप झुंझुनवाला कॉलेज में आ गए? उसके अगले साल तो नहीं आया, उसके नेक्स्ट ईयर फिर मेरे को संजय मोकाशी झुंझुनवाला में लेके गए और जी। प्रोफेसर राम ने मेरे को बिना कोई फीस के मेरे को एडमिशन दे क्या दिया। बात। और काफी घर में भी थोड़े इशू हो गए, क्यों समय कॉलेज छोड़कर झुंझुनवाला जाना है, अपने को पढ़ाई करनी है, क्रिकेट में क्या रखा है मालूम नहीं, घर का बैकग्राउंड तो किसी का भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड बहुत कम लोगों का हुआ करता था। बिल्कुल। तो फिर ऐसे दो चार दिन चलने के बाद एक दिन सिर्फ हमने अपने पेरेंट को पूछा कि मैं झुंझुनवाला से पढ़ाई करूं या सोमैया से पढ़ाई करूं। डिग्री तो मुंबई यूनिवर्सिटी देगी, लेकिन मैं अगर क्रिकेट अच्छा खेल लूं तो मेरे को एक जॉब पक्का है।
ये बात पे फिर वो शांत हो गए, फिर काफी मेरे को वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। नए घर वालों को भी आपने कन्विंस कर दिया, कॉलेज में आ गए। बट कासली, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आई एम सॉरी, मैं प्रदीप कासलीवाल को, बट पेट नेम जर में जो मेरा खासियत नेम है कासली करके हम लोग आपको बुलाते हो, तो मैं शायद इधर भी वो कासली मैं करके वो ही पूछूंगा तुझे, इफ यू डोंट अच्छा माइंड। नहीं कासली, नहीं ठीक ये जो कॉलेज का सफर चला, कॉलेज में आए, फिर हेमू दलवी सर थे मेरे हिसाब से, किया तो किया। वहाँ का प्रैक्टिस सेशन कैसा चलता था आपका? काफी स्ट्रगलर रहा? क्योंकि एक बात आ, आपने इधर कही है कि आप काफी कहीं नोवेयर मीन स्कूल क्रिकेट का ये नहीं है, आपको बैकग्राउंड नहीं है, ना कोई किसी का बैकग्राउंड है, ना कोई गॉडफादर था उस वक्त मेरे ख्याल से, एक रॉ। और आपने तो एक बहुत अच्छी बात की कि टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते खेलते आप सीजन में टर्न हो गए। करेक्ट। सो ये कॉलेज का दौर कैसा रहा आपका? देखो एक बात सबसे अच्छी अपने कॉलेज की बात, आज मैं कॉलेज का कोच हूँ तो वो मैं फॉलो करता हूँ। एक सबसे बड़ी अच्छी बात थी कि कॉलेज की प्रैक्टिस में काफी डिसिप्लिन था। भले सर आए या नहीं आए, लेकिन जो प्लेयर्स लोग, जो अपने कलीग्स लोग खेलते थे, वो टाइम के पक्के थे। आप लेट आओगे तो आपको बैटिंग नहीं मिलेगी, किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ता था। तभी डिसिप्लिन अपने आप से होता था कि नहीं, मेरे को पहुंचना है तो मैं अपना आधा घंटा पहले पहुंचूंगा, अनलेस इमरजेंसी में कुछ ट्रेन वगैरह के इशू हो गए तो। नहीं तो 7 बजे की प्रैक्टिस को 6:30 बजे ग्राउंड पे अंधेरे में, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में दिन छोटा होता है, तो अंधेरे में जाके हम तैयार होके अपना वार्म अप करके 7 o'clock सुंदर के विकेट पे सामने राजा भाई टावर के घर 7 बजे कि अपना पहला बॉल गिरता। सही बात। ये एक अलग ही 2-3 साल का जो क्रिकेट हुआ झुनझुनवाला में। और हर दिन नया बॉल डालना, नए बॉल का खर्चा, उस टाइम पे कॉलेज को कोई इशू नहीं था। नया बॉल आज भी मैं मेरे झुनझुनवाला के बच्चों को जब भी चाहिए तब नया बॉल। क्या इसके बात। कारण मेरे ख्याल से झुनझुनवाला से काफी फास्ट बॉलर्स लोग एक अच्छे लेवल तक खेले। नहीं, बिल्कुल कास्टली, आप जैसे कोच हो और वेल नोन कोच हो तो सवाल ही नहीं। क्योंकि मैं उस पे तो आऊंगा, क्योंकि आप बाकायदा लेवल 3 कोच हो, तो वो मैं बाद में आता हूँ आपके। बट 81-82 की बात आपने की है, मुझे एमसीए हम्म। चेंबूर कैंप से आपने आपका क्रिकेट करियर स्टार्ट किया, और एक शॉर्ट पीरियड में 85-86 में आप तो मुंबई टीम में आ गए। हाँ ये आ, आ, पहले साल तो झुनझुनवाला का, मैं तो पहले ही प्री क्वार्टर में हार गए तो मैं कॉलेज का टीम में नहीं था वो पहली मैच। और मेरे सीनियर्स खेल रहे थे तो वो साल तो निकल गया। लेकिन मेरे में एक जिद आ गई कि नहीं, मेरे मेरे को दिन भर बॉलिंग डालने की आदत होनी चाहिए। वरना क्या होता था, सुबह की प्रैक्टिस कर दी कि घर पे। बिल्कुल। लेकिन आदत ऐसी बदल दी कि मैं कहीं तो जाता था और शाम को भी वापस बॉलिंग डालता था, जिधर मिले उधर। ये एक आदत बन गई। और मतलब उसी साल के अप्रैल में महीने के कैंप में मेरे को वानखेड़े पे स्पेशल कैंप के लिए रखा गया। तो तो वहां पर अच्छी खासी शाम को बॉलिंग डालने को मिली, अच्छे प्लेयर्स लोगों को, काफी रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स आ जाते थे उसमें। तो वो जो फर्क महसूस करने लगा मैं कि अपन बहुत फिटनेस लेवल में कम है। बिल्कुल। अभी उस जमाने में फिटनेस तो कोई बताने वाले या करने वाले तो कोई थे नहीं। कोई भी उठा तो बोल देते थे नहीं तो रनिंग करना चाहिए, थोड़ा ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन लगता नहीं था कि ये ना, पता नहीं था कि क्या करना है। तो फिर बोले चलो रनिंग करना है तो रनिंग करना है। अभी मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहां पर कोई ग्राउंड नहीं था, तो सबसे नजदीक ग्राउंड आरसीएफ था। उधर जाना आना मुश्किल था, 6-5-6 किलोमीटर दूर था। तो कैसा करे, तो मैं अपने घर के पीछे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, मैं अपने हाईवे पे हफ्ते के 4 दिन कम से कम 4 से 5 किलोमीटर रनिंग करता था, रोड रनिंग। उस कारण मैं शायद फिटनेस में वो लेवल नहीं था जो बाकी लोगों का होता है, लेकिन मेरा बाकी स्ट्रेंथ अच्छी बढ़ गई, मेरा स्टैमिना अच्छा बढ़ गया। और वहां से रियल चेंज हुआ मेरे में। मतलब मैं एक गर्व से कहूंगा, लाइक आई टेक अ प्राइड, मैंने मेरे कांगा लीग के में 19 ओवर 8 बॉल की एट अ स्ट्रेच बिल्कुल। डाली।
क्या बात है। हाँ, ये शायद कहीं रिकॉर्डेड है या नहीं है, लेकिन मेरे को मालूम है मैंने एक क्लब के अगेंस्ट सीसीआई के लिए खेलते वक्त मैंने 19 ओवर एट अ स्ट्रेच विच वाज बट लाइक दैट चेंज्ड माय लुक। मतलब मेरे तरफ लोगों का देखने का नजरिया बदल गया कि ये लड़का एक घोड़ा है। लंबा रेस का घोड़ा निकला। हाँ, मतलब इसको बॉल दो डालते रहेगा। डालते रहेगा। और ये आजकल कंसिस्टेंसी। के बच्चों में ये आजकल के बच्चों में कमी है। बिल्कुल, बिल्कुल। कास्ली, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। बट मैं ये जानता हूँ, क्योंकि अभी कॉलेज क्रिकेट जैसा खत्म हो गया, इमीडिएट रणजी हम्म। ट्रॉफी 2 साल के पीरियड में अपने जैसा स्ट्रगल पीरियड और इमीडिएट खत्म, एक कास्ली नाम हो गया दुनिया के सामने। क्या मुंबई और चमोद प्रदीप कास्लीवालची निवड, ये अ, मैंने खुद ने नहीं, पढ़ा था ये पेपर में। 2 साल, नहीं, मैं 2 साल अंडर 22 खेला। जी। अंडर 22 में पहले साल खेला तो मैं फेलियर था। क्या। मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी हमारे उस टाइम पे मैनेजर थे उन्होंने बोला कि अ, तेरे को कैसे टीम में ले लिया मालूम नहीं। तो मैं बोला ठीक है, जो भी। वो सीजन गया और उसी साल मैंने कांगा लीग में 29 विकेट्स लिए। ए डिवीजन में मैं हाईएस्ट विकेट टेकर था न्यूइन के लिए। तो ये वो आज ये 84। न्यूइन में आना कैसा हुआ आपका? अच्छा, न्यूइन में न्यूइन के में, हाँ, मुझे ये मैं भी तो पहले पहले 82 में मैं ससानियन के लिए, मेरे को अचरेकर सर ने, विद्याधर पेडनेकर और हम सब एक साथ ससानियन को थे। लेकिन मेरे को पूरे साल एक मैच नहीं खिलाया। और लेकिन कॉमरेड शील्ड के पहले मैच में काफी न्यूहिन के प्लेयर्स ससानियन को खेलते थे उस जमाने में। तो उसमें श्यामजी कनौजिया और राजू दाभोलकर और ये सब थे। तो मैं किसके अगेंस्ट, राजस्थान सीसी के अगेंस्ट मैंने कॉमरेड शील्ड में मेरे को दिया। वो भी मैच ससानियन पे आजाद मैदान पे। और उसमें मैंने जो पहले 5 ओवर डाले उसमें पदम शास्त्री और ऐसे सब प्लेयर्स लोगों को काफी अच्छी बॉलिंग डाली, एक दो विकेटें ले ली। तब मेरे को ये जो न्यूइन के सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने मेरे को बोला कि तू अगले साल कांगा लीग न्यूइन को खेल। तब चालू हुआ और मैं उसी साल हाईएस्ट विकेट टेकर बना। क्या बात है। और ये मेरे ख्याल से करियर का चेंजिंग पॉइंट, ट्रांसमिशन यहीं यस, से हो गया यस, आपका। यस, यस। मेरे ख्याल से पीजे हिंदू जिमखाना के अगेंस्ट 8 फॉर 20 जब मैंने लिए, वो भी काफी 6-7 ओवर में मैंने 8 विकेट ले ली थी। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था शायद, क्योंकि उसमें शिशिर हतंगड़ी से लेके एलन सिप्पी, राहुल मंकड़, काफी हिंदू जिमखाना के अच्छे बड़े बड़े प्लेयर्स थे उसमें। और वो मैच, मतलब हम लोगों ने टी तक बैटिंग करी और सिर्फ 2 घंटे का गेम बाकी था और उसमें उनकी ऐसी हालत हो गई कि हम जीत जाते थे। एंड दैट आई थिंक वाज अ चेंज। नहीं, और वो तो उसके उसके वो, कारण फिर मैं अंडर 22 के टीम में आया। बिल्कुल। बट या कसली ये सब परफॉर्मेंस करते हुए जाते हुए अपने अंडर 22 में भी खेले। तो हम्म। वो जो भी मैनेजर थे, मैं उनका नाम यहाँ नहीं लेना चाहता, वो नहीं, इन द ईयर लोग पता चल ही जाएगा। नहीं, बहुत बट अच्छी बात है। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात है कि जब मैंने खराब बॉलिंग डाली तो वो ऐसे ही बोलेंगे। ओके, लेकिन फिर ओके। मेरे में जिद होनी चाहिए कि मैं इनको रॉन्ग प्रूव करके बताऊं। मुझे यही बात चाहिए थी कि इसके बाद में जो आपका ये सफर चला, विकेट लंबा 19 ओवर डालना, 10-10 हाईएस्ट विकेट टेकर बनना, शायद वो जुनून उन्होंने किया आपके दिल में। करेक्ट। क्या है ना, देखो, बॉलिंग तो मैं ऐसे डाल दिया 19, तो आज कोई भी डाल सकता है। लेकिन जो साइड से मैं खेल रहा था, वो साइड में ऐसे नहीं था कि दूसरे बॉलर नहीं थे, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली अच्छी लाइन लेंथ डाल रहा। तो वो बोलते क्यों बंद करना है, थक गया? मैं बोला नहीं। तो थक गया नहीं, डालता, डालते रहा। बट नहीं, ये तो एक बॉलिंग तो आप 19 ओवर डालना, ये भी हैट्स ऑफ। और मैं और वो भी एक आठ पूछना बॉल चाहता, की ओवर, 8 बॉल 8 बॉल की की ओवर कांगालिक में, शायद ये बच्चे ओवर। लोगों को शायद पता नहीं रहेगा, अभी नहीं, क्या अभी 6 बॉल कर दिए। तो ये 8 बॉल का ओवर, देन 19 ओवर कंटिन्यूस डालना एक एंड से, मीन्स सुबह में स्टार्ट किया तो लंच तक का ये सफर चला रहेगा, लंच के बाद में भी शायद आपकी बॉलिंग चलती रहेगी। लंच के बाद 1 घंटा और। 1 घंटा और देखो, ये जो है आजकल के मीन्स बॉलर्स लोग को, मैं जो भी देखेंगे इंटरव्यू, डेफिनेटली ये इंस्पिरेशन और ये वर्क जो करते हैं आप लोगों ने जो मेहनत नहीं, की है। जलाल, जलाल, इसमें अभी है ना, थोड़ा लोगों का सोचना अलग हो गया है कि वो बॉडी को स्ट्रेन नहीं देना चाहते। और वो बाकी
एक्सरसाइज और वो करने में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते। मैं थोड़ा सा इसमें अब मेरा एक्सपीरियंस हो गया है, मैं काफ़ी बच्चों के साथ अब टाइम बिताया। इनिशियली मैं भी स्ट्रगल कर रहा था कि नहीं बच्चों ने बॉलिंग डालना चाहिए, लेकिन उनकी सोच अलग थी। सो बेस्ट इज़ हम चेंज हो जाए, हमारी सोच बदले। तो अब मैं क्या करता हूँ कि आपको कम बॉलिंग डालनी है ना, ठीक है, लेकिन वही कम बॉलिंग मैं आपको 2 ढाई घंटे में डलवाऊँगा। ऐसा नहीं कि आपने 35, 36, 50 बॉल डाल दिए, आप रुक जाओ, नहीं। आपको 50 बॉल भी मैं 15-15-15 के 3 बार कराऊँगा, ताकि आप 1 डेढ़ घंटा गेम में रहे। ऐसा मैं कोशिश करता, लेकिन मेरे यहाँ पर मैं बॉलिंग रुकाता नहीं, जब तक उसको डालना है डालने देता। उसका पता नहीं मेरे को नुकसानदायक है या नहीं है, लेकिन यू मस्ट एन्जॉय बॉलिंग इज़ नहीं, व्हाट माय। आप तो लेवल 3 कोच हो भाई, आप एनसीए के कोच हो, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के आप एकेडमी डायरेक्टर रह चुके हैं। तो काफ़ी वास्ट नॉलेज है आपके पास, स्टडी आपकी उतनी है। और असली ये तो खैर मैं तो इंटरव्यू आऊँगा मैं आपके पास ये कोचिंग पार्ट के लिए। बट मुझे ये जानना चाहिए था कि आपका रणजी ट्रॉफी का सेशन कैसा है। रणजी ट्रॉफी सीजन जब 85-86 में आप आए, उसके बाद में दुलीप ट्रॉफी, तो ये एक्सपीरियंस रूम शेयर करना अच्छे बॉलर्स के साथ में, उस वक्त के वेल नोन बॉलर क्या बात करते थे आपके बारे में, भाई ये 2 साल का बंदा कैसा आ गया टीम में, कुछ ऐसा नहीं, हुआ है? ऐसी नहीं, नहीं, ऐसी बात कभी नहीं होती थी जलाल। वो उस टाइम का माहौल ऐसे थे कि 9 8 से 9 तो इंडिया प्लेयर थे। क्या So बात है, they were happy that a youngster is coming up. क्या बात है। Nobody had any ऐसा कोई क्या बोलते हैं ना, कोई दोनों के बीच में कोई बातें ऐसी नहीं होती थी। इनफैक्ट अप्रिसिएशन काफी था। काफी बोल देखो, उस टाइम पे बल्लू मेरे साथ रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। जिन्होंने मेरे को क्रिकेट में लाया क्या वो बात मेरे है, साथ रणजी ट्रॉफी क्या खेल बात है, रहे थे। मतलब इनफैक्ट ऐसा हो गया कि थोड़े दिनों के बाद मैं उनकी जगह ले लिया। क्या बात है। गुरु और ओके, शिष्य एक लेकिन साथ में। एक साथ में तो, लेकिन ऐसा होता था कि हम है ना जब भी बॉलिंग डालते थे नेट्स में भी, तो हमें ना एक आपस में एक दूसरे को चैलेंज करते थे। लाइक देख अभी आई आई बोल इन स्विंगर टू हिम, देखा आई ट्राई एंड डू दिस टू हिम, एंड दे टू टेल एंड ट्राई टू डू दैट। दैट competition is to happen among the 4 5 fast bowlers who were bowling in the nets. So that made us take a challenge amongst ourselves. मतलब वो जो भी राजू कुलकर्णी था, बल्लू था, रवि कुलकर्णी था, राजेंद्र लेले थे, क्या कितने बात मतलब सब आपस में ऐसे चैलेंज है, इसको आउट निकालना है, इसको इधर आउट निकालना है, उधर इसको आउट निकालना है। ऐसा नहीं कभी ये सोचते थे कि अब मैं इसको खाली डालूंगा, मैं अपनी लाइन डालूंगा, नहीं, इसको आउट कैसे निकाल। यानी आप ऑलवेज चैलेंज एक्सेप्ट करते थे, चैलेंज देना और चैलेंज लेना। आप वो ही तो क्रिकेट है ना जलाल। बिल्कुल। नहीं, सही सही बात किया कासली। उसके बाद में दुलीप ट्रॉफी आ गया। और दो बड़ी मैचेस के लिए आपने जो रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, एक तो वेस्ट इंडीज के आगे अंडर 25 की एक मैच रही आप इंडिया, हाँ, वो और मुंबई से जो रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये दो मैच के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, वहाँ कासली वाल कैसे रहे? नहीं, एक्चुअली बोथ द टाइम्स आई वाज अ फेलियर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोर्ड प्रेसिडेंट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की मैच बैंगलोर में थी, और मैंने जिंदगी में पहली बार ड्यूक्स का बॉल यूज किया। और हमको आदत है विंसरेक्स या सोनेक्स बॉल की, और इंग्लिश बॉल ड्यूक्स का बॉल का उसका टेक्निक ही अलग है डालना। जो आज एसजी टेस्ट है वो उस लेवल का बॉल था। अभी हमको कभी आदत नहीं थी। हालांकि मैं इंग्लैंड गया था, लेकिन जो लेवल का क्रिकेट में खेलता था उधर ड्यूक्स के नहीं, उधर दूसरे ही बॉल मिलते थे। सच बात बोलो तो तीसरे ओवर में मेरे को खुद होकर कैप्टन को बोलना पड़ा कि मेरे को ये बॉल की आदत नहीं है, मेरा बॉल वहां पर पहुंचता नहीं है। और वही ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम 3 दिन के बाद ग्वालियर में मुंबई वर्सेस ऑस्ट्रेलिया खेले, और हमने वापस सोनेक्स बॉल से खेला, उधर ड्यूक्स का बॉल नहीं था। तो मैंने कुछ 20-22 ओवर डाल दिए वो मैच में, और 3 विकेट भी लिए। क्या तो ये बात जो है। बॉल का फर्क है ना, ये आ, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फर्क था, और दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि आई कुडंट इम्प्रेस द सिलेक्टर्स और हुएवर वेर वाचिंग मी। तो मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया ही बोलूंगा मैं, क्योंकि वो बॉल लिटरली घुटने के नीचे से जा रहा था मेरा। ओके। हाँ, तो दैट वाज वन ऑफ द डाउनफॉल्स ऑफ माइंड। और वैसे ही
अंडर 25 वर्सेस वेस्ट इंडीज, हम खेले, 2 विकेट ले ली, जैसा ही बॉल जुना हो गया, वो बॉल से हम कुछ नहीं कर पाए और विव रिचर्ड और गॉर्डन ग्रीनिज दोनों ने 150 कर दिए। अभी क्या उनके बात। सामने डालना, और वो भी अपने को जुना बॉल उतना तेज नहीं डाल पा रहे थे, वो विकेट वैसी। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस होने के बाद वापस कमबैक करने के लिए फिर मेरा थोड़ा पता नहीं, मेरे 1-2 एक्सीडेंट हो गए और फिर मैं वो लेवल पे नहीं आ सका। अ, जैसा अभी आपने गॉर्डन ग्रीनिज और इनकी बात की वेस्ट इंडीज के, तो या आपको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपने 3 विकेट लिए थे, तो तीन हाँ जी। विकेट के मैं नाम जानना चाहता हूँ, उसमें भी मेरे ख्याल से। पहली विकेट थी मेरी स्टीव वॉ की, क्या उसने बात मेरे है। को हुक किया, ग्वालियर में, मुंबई वर्सेस, हुक किया और फाइन लेग पे टॉप एज लिया। फिर ग्रेग मैथ्यूज को स्क्वायर कट पे पॉइंट पे लिया, और डीन जोन्स वो थोड़ा बॉल कट हो गया और वो निकालने गए और वो एलबीडब्ल्यू। यानी कि तीनों भी वेल नोन बैट्समैन, एक लीजेंड बैट्समैन है अपने दौर में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कासलीवाल ग्रेट है जो तीनों को भी विकेट लिए, ये आपके खाते में विकेट है ये। है, है। ये बहुत बड़ी बात है कासली, क्योंकि सबको नहीं मिलता ये सब चीजें, और काफी हाँ, मेहनत करने के बाद ये बस आपको हासिल हुआ। क्योंकि जलाल, आप एक बात देख लो, हम पूरे साल मेहनत करके मैक्सिमम 7 मैचेस रणजी ट्रॉफी की मिलती थी फाइनल तक। अच्छा, 7 मैच में आप सब मैच तो श्योर नहीं खेलोगे, क्योंकि कोई ना कोई राजू आ जाएगा, बल्लू आ जाएगा, या कोई तो आएगा, या हम अच्छा नहीं करेंगे तो हम ड्रॉप होंगे, ये सब होगा। मतलब पूरे साल में 7 में से अगर फाइनल तक पहुंचे तो अब 6 भी पकड़े तो 3 ही मैच मिलती या 4 मैच मिलती। जो करना है वो 4 मैच में, वरना आप आज के इसमें आपको तो 8 तो लीग मैच ही मिल जाती। बिल्कुल। और लेकिन फिटनेस की लेवल भी बहुत ज़्यादा है। उतना खेलने के लिए आपको काफ़ी फिट रहना पड़ता है। तो वो एक बहुत बड़ा फ़र्क है हमारे अपने टाइम पे। मतलब साल में 3-4 मैच भी खेल लिए तो बहुत बड़ी बात, मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत बड़ी बात। कासली, ये चलते चलते जैसे कि अभी ये क्रिकेट का आपका रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, देन रेस्ट ऑफ इंडिया, सो इसमें तो मैं एक मेन बात करना चाहता हूँ यहाँ कि इसमें एक बार मुझे ये प्लेयर की लिस्ट बता दो कि आप किन के साथ में खेल रहे हो। मेरे ख्याल से सब इंडिया प्लेयर थे। मतलब हाँ, अपने टीम की या अपने टीम की, मुंबई टीम की। आ, देखो, लालचंद राजपूत, शिशिर रतंगड़ी, संजय मंजरेकर, संदीप पाटिल मेरे सबसे पहला रणजी ट्रॉफी कैप्टन, क्या बात फिर है। चंद्रकांत पंडित, फिर राजू कुलकर्णी, बलविंदर सिंह संधू, किरण मोकाशी, रवि ठक्कर और कासलीवाल। और मेरे साथ जीतू ठाकरे, इकबाल खान, अंडर 22 से हम तीनों जन रणजी ट्रॉफी टीम में आए मुंबई। नहीं, वही मैं जानना चाहता था कि इतने ये सब वेल नोन प्लेयर होने के बाद में उस समय तो बहुत कम एंट्री मिलती थी टीम में आने के लिए, और करेक्ट। ये स्क्वाड में एंट्री लेना बोले तो ऑलमोस्ट हाँ, इंडिया टीम को आ जाना। नहीं जलाल, मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर्स की जरूरत तो सबको रहती है। बिल्कुल। सबको, मतलब अगर मैं 40 विकेट ले लिया अंडर 22 में, और आ, मतलब कांगा लीग में 30 विकेट हो गए, इधर 40 हो गए, तो कहीं तो जगह बनती थी। बिल्कुल। तो और जरूरत भी थी फास्ट बॉलर्स की, क्योंकि राजू कुलकर्णी ऑस्ट्रेलिया चले गए थे इंडियन टीम के साथ, तो एक जगह उधर तैयार हो गई। राजेंद्र लेले भी आ गए, क्योंकि बल्लू भी कहीं अनअवेलेबल था, मेरे को याद नहीं, लेकिन पहले 1-2 मैच वो नहीं थे, तो वो अवेलेबल नहीं थे, तो वो उसके कारण सेकंड लाइनअप में अच्छा खासा परफॉर्मेंस लोकल क्रिकेट में हुआ है, तो जगह तो बनती थी। यू डिजर्व इट, मिलना, या मौका तो मिलना चाहिए। या या ये खेलते खेलते असली कोचिंग में आप आ गए, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बोलो या ट्रांसमिशन बोलो, इस चीज में आना। तो आ, ये सफर कैसे चालू किया आपने, और क्या सोचे कि भाई मैं कोचिंग में आ जाऊं। सबसे पहले तो मेरे को सिलेक्टर बनाया गया था ओके। अंडर 14 अंडर 16 में। और उस टाइम पे मेरे मेरे को अच्छे से याद,
इतना नहीं है, लेकिन बल्लू ने वापस मेरे को ये बोला था, आजा कोचिंग कर, कोचिंग में थोड़ा ध्यान दे, ये कर, ऐसा बोलते थे वो मेरे को। और फिर फ्रैंक टाइसन सर आए Yeah. और मेरे को उनका एक असिस्टेंट बोल के मेरे को महीना भर उनके साथ रहने का अवसर मिला, उनके साथ काम करने का, सुबह शाम सेशंस और वो। और उस टाइम पे फ्रैंक सर ने भी मेरे को काफी एक सर्टिफिकेट लेटर भी दिया कि ये अच्छा करता है, वो एक अच्छा लेटर आज भी मैं इसको संभाल कर हूँ। क्या आ, बात। तो मैंने मेरा इंटरेस्ट वहां से चालू हुआ। फिर समर वेकेशन कैंप कर किया मैंने 1-2 साल। और फिर उसके बाद एक अंडर 14 का मेरे को सिलेक्टर होने के बावजूद भी मेरे को कोच बोलकर भेजा। ये क्या बात प्रोफेसर शेट्टी, हाँ प्रोफेसर शेट्टी ने मेरे को सबसे पहला मैंने 1 महीने का कैंप किया अंडर 14 का। क्या क्या बोलते हैं, सिलेक्टर भी और अंडर 14 का कोच भी। मतलब आप सिलेक्ट करो, आप जिम्मेदारी निभाओ और उनसे कराओ और फिर आप करेक्ट। परफॉर्मेंस निकालो। बिल्कुल। ये उसका जो इफेक्ट हुआ है, उस साल हम जीत गए। अंडर 14 तो बम्बई ऐसे भी आज भी जीती रही है, लेकिन वो जो एक फर्क था कि मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको सिखाऊंगा, इसको क्या कराऊंगा, ये वहां से शुरुआत हुई। और फिर लेवल 1 के कोर्सेस चालू हुए, फिर लेवल 2 बैंगलोर में जाके किया। लेवल 2 सिखाने वाले भी फ्रैंक टाइसन और बलविंदर सिंह संधू थे। और फिर क्या लेवल बात। 3 के टाइम पे फिर वापस फ्रैंक टाइसन थे, लेकिन लेवल 3 मैं और बल्लू साथ में किए। क्या बात। ये यानी देखो, चला लेवल 3 हम्म, करना, लेवल 2 करना, ये सब एक नॉलेज है, लेकिन बिल्कुल। उसको कैसे यूटिलाइज करना प्लेयर के ऊपर, ये एक बहुत ही अलग बात है जो इनिशियली हम भी नहीं समझ पा रहे थे। हम जैसे बोल रहे थे कि ये बुक में ऐसा है, इसने ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो लड़के के हाथ पैर हमारे कहने से कंट्रोल होंगे क्या, वो करेक्शंस कर पाएगा क्या, ये पहले हम 4-5 साल काफी स्ट्रगल किए। उसके कारण काफी नाम भी खराब हुआ, लोग हमको बोलने लगे कि हम फोर्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम सोच रहे थे कि ये करेगा तो और अच्छा डालेगा, लेकिन वो लड़के से, जो लड़का 10-12 साल से खेल के आया है, उसमें वो करेक्शन करना जरूरी है या नहीं है, ये आज एक 15 साल के बाद समझ में आ रहा है। लास्ट आज मतलब लास्ट 2-4 सालों में कि समझ में आ रहा है कि नहीं, हमको उसको मौका देना चाहिए, उसको जमता तो उसको कराओ, लेकिन उसको एक नॉलेज दे दो कि ये करने से हो सकता है तो ट्राई कर। करना बिल्कुल। नहीं करना आखिर में आज का जनरेशन में बच्चे के ऊपर बहुत डिपेंड होने लगा है। हमारा काम है बोलना, करना नहीं करना। उसको अगर लगा कि ये करना है तो वो हमको सवालात पूछे, हम हर सवाल का जवाब देने के काबिल होना। तो ये बिल्कुल। लेवल 1 लेवल 2, ये कैसे बोला जाता है ना कि कोई ग्रेजुएट हो गया तो क्या उसको सब आता, क्या नहीं आता। जब भी वो जॉब करने जाता तो बुक का नॉलेज वहां काम नहीं आता। अभी आप बैंक में लगे, आपने बीकॉम किया, लेकिन वो नॉलेज लेके आप बैंक में काम नहीं कर सके। आपको बैंक में अंदर क्या चाहिए वो आपको वहीं सीखना पड़ा। जाके हम लोग काम किए तब जाके सीखते गए सब एक एक ठीक है, चीजें। हाँ, ऐसे। नहीं, यही जैसे कि कोचिंग में एक तो बहुत बड़ी बात कही आपने कि अंडर 14 को आप सिलेक्टर भी रहे और एज अ कोच भी रहे, यानी करेक्ट, लेना भी है, उनको बनाना भी है और प्रूव भी करेक्ट, करना है। करेक्ट। जो आपको एसोसिएशन को प्रूव भी करना है कि भाई मैं यस, ये सब काम कर सकता हूँ, और यू डिजर्व, आपने वो किया और अंडर 14 भी विन हो गई वो साल। या सो इसके बाद में क्या असाइनमेंट कैसे आया आपके पास? और एज अ एक मेन छोटी सी बात को मैं पीछे जाना चाहता हूँ, ये अंडर 14 का एज अ सिलेक्टर, क्योंकि काफी छोटे बच्चे और मासूम होते हैं, उनको हम्म। छोटे से इधर भी नहीं लिए तो रोना चालू कर देते, हाउ यू मैनेज? नहीं, मैं सच बात बोलूं, वो तो टाइम हो गया। जस्ट सिलेक्ट कर लिए, 3 टीम बनाए, उनमें आपस में मैच खिला दो, जो अच्छा करेगा, अपनी टीम की जो जरूरत है वो ले लो, प्लेयर बना लो, हम जीत गए। उस अंडर 14 वगैरह का क्रिकेट में सिलेक्शन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन उसके आगे उसका डेवलपमेंट रखना बहुत अलग बात हो जाती है। उसको एक एक साल आप कोई टीम में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्रिकेट नहीं आता। आज आज वही अगर आप एग्जाम्पल ले तो आज
बम्बई या पूरे देश में इतने सारे हैं, लेकिन खेलते खाली एक 15, 20, 25 लोग ही खेलते हैं ना। तो असल लेकिन में बाकी लोग, सॉरी। एक बात को मैं यहाँ तोड़ना चाहूंगा, आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ इस बारे में, क्योंकि अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 19, आप तो डायरेक्ट 22 में आके खेले, ये तो क्रिकेट से आप काफी दूर रहे। करेक्ट। तो ये आज के बच्चे जो अंडर 14 और अंडर 16 वो बाद में दिखाई नहीं देते, क्या वजह हो सकती है इसकी? मैं बैट्समैन लोगों की बात नहीं करूंगा इसमें, जी। अंडर 14 से आए हुए, लेकिन मैंने एक भी फास्ट बॉलर अंडर 14 से लेकर रणजी ट्रॉफी तक स्मूथ एवरी ईयर अपग्रेड होते गया है, और वो एक मुंबई का फर्स्ट 5 बॉलर्स में रहा है। ये मैंने तो नहीं देखा है किसी को। सरप्राइजिंगली वो डेवलपमेंट पार्ट वैसी होती नहीं है। एक आध दो जन दिखते हैं जो अंडर 14 में भी खेले, अंडर 16, अंडर 19 और प्रॉपर वे अपग्रेड हुए। लेकिन मेरे हिसाब से वन ऑफ एक दो एग्जाम्पल इधर उधर होंगे, लेकिन दे डिडंट सक्सीड इन अ बिग वे। आई डोंट नो द रीजन, बट आई थिंक कि सडनली 19 के बाद एक अलग शरीर बनता है, बच्चा एडल्ट हो जाता है, उसका शरीर, वो जब माइंड उसका अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। और कंपटीशन मेरे ख्याल से कॉलेज क्रिकेट के बाद ही ज़्यादा हमारे टाइम पे होती थी। अब ये लोग अंडर 14, अंडर 16 के बच्चों के में ज़्यादा क्रिकेट दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि 19 में नहीं, लेकिन 14 से 19 तक खेलते हैं, उसके बाद एक अलग ही कंपटीशन बड़े बच्चों का होता है, विच आई मेरा उसमें ऐसा एक्सप्लेनेशन है कि अभी तक आप चाइल्ड क्रिकेट खेले, अब आपको एडल्ट क्रिकेट खेले। अभी तक बच्चों का क्रिकेट खेले, अभी आपको बड़ों का क्रिकेट खेलना है। वो जो डिफरेंस, अभी ऑफकोर्स एक तेंदुलकर वगैरह तो एक्सेप्शन थे कि वो तो 15 साल में ही सबके बड़े बन गए, लेकिन बाकी बच्चों को थोड़ा सा वो एक कमी महसूस होती है कि वो एडल्ट, वो जो एक्सपीरियंस उन लोगों को दिखना चाहिए वो नहीं दिखता कभी। तो वो थोड़ा मैं स्ट्रगल करते, लेकिन वो आ ही जाते बाद। बिल्कुल इस वक्त इधर ये बात करना है हम लोगों को कि आप ये जो जनरेशन 14, 16, इनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि आप नहीं भी सिलेक्ट हो तो आप आपका ऊपर करियर में जा सकते हो, क्रिकेट के कभी भी नॉकिंग डोर में आप आ सकते हो, अच्छे प्लेयर बन सकते हो, तो ये जर्नी के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे उनको, क्या मोटिवेशनल टॉक या मेंटर दोगे आप उनको? देखो, अगर क्रिकेट खेलना है, जलाल, मैं आपको एक पूछता, आप बैटिंग करते थे, सबसे बुरा कब लगता था? आप जब आउट होते थे। बिल्कुल आउट हो गया, बुरा बराबर। लगने का। बराबर, कोई भी बैट्समैन को। बराबर। आप अगर नेट में ही 10-10 बार आउट होंगे, या नेट में ही 10 बार इधर उधर मारोगे, तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। सही बात। आपको अभी अगर आपको डेवलप करना है, तो आप मेरे को ऐसा बताओ कि पूरे महीने में आप 2 या 3 ही बार नेट में आउट। क्या बात है। तो अगर आपका वो डेवलपमेंट रहेगा, 110% मैं कह सकता हूँ कि आपको कोई नहीं रोक सकता। वैसे ही जब आप बॉलिंग डालते हो, तो आप हर बैट्समैन को कितनी बार आउट निकालते हो, ये हमारी सोच है। ये अपने टाइम की बात है, या आज भी उसका प्रिंसिपल वही है कि नेट में गया तो मेरे को कोई मारना नहीं चाहिए, नेट में गया तो मैं उसको आउट निकालना चाहिए, नेट में गया मैं उसको एटलीस्ट तकलीफ तो देना चाहिए, तो बिल्कुल। मैं अच्छी बॉलिंग करूँ। तो मैं अगर वो डे इन डे आउट वही आदत रखूंगा, तो मेरे को, मैं अभी ये T20 वगैरह क्रिकेट की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो अलग क्रिकेट है, वो 4 ओवर का क्रिकेट है। लेकिन अगर आपको इवन वनडे खेलना है, तो आप विकेट निकालोगे, तो आप तो अच्छा ही बॉलिंग डालोगे। तो आपको विकेट कैसे निकालना, कोई भी बैट्समैन की, वो 10वां नंबर का बैट्समैन हो या ओपनिंग, आपको उसको कैसे आउट निकालना, आपके स्ट्रेंथ पे या उसके वीकनेस पे, ये सीखना बहुत जरूरी है। एक एडल्ट पेस बॉलर जैसे कि 16, 19 में जा रहा है, या 19 वाला 22 में जा रहा है, अभी 23 हो गया, हम्म। तो उसको आप नेट सेशन कैसा, उसको कोई बारे में बताओगे, जैसे अभी लेवल 3 आप करने के बाद में उसको क्या प्रोग्राम दोगे कि ये वर्कआउट करने के बाद में उसको कोई नहीं रोक सकता? नहीं, ऐसी ऐसा प्रोग्राम वगैरह नहीं होता है, जलाल। मैं कभी कभी, अगर अच्छे सेशंस हो, विकेट अच्छी हो, और कुछ
बच्चों को थोड़ा मजा मस्ती से भी और थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर डाल के भी। तो मैंने अपने सेशन में एक नया तरीका चालू किया है। सर मैं एक थोड़ा रोकता हूँ इधर, क्योंकि क्या प्रदीप कास्लीवाल का एकेडमी मुंबई में और ये प्रोग्राम पूरा ऑल ओवर इंडिया से देखने वाले, सबको हाँ नहीं, पॉसिबल नहीं है, सबको पॉसिबल नहीं कि भाई आपके पास आके सर मेरे को एक बार वो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट करेक्ट तो एक करेक्ट। ऐसा कुछ कान मंत्र दो जो बच्चे लोगों को काम आए और कभी भी याद करे हो क्या प्रदीप सर ने हमको बताया था ये नहीं, मैं वर्कआउट करना है। ये मैं कोचिंग की बात कर रहा, मतलब जी सेशंस कैसे करना है, मैं जी। वो टेक्निक की बात नहीं कर रहा। मेरे मैं ये जो बता रहा, मैं आपने जो सवाल हम्म, पूछा कि कैसे डेवलपमेंट कैसे होना जी चाहिए, मैं बोला आउट लेना है इसको कि तो कौन से बैट्समैन को कैसे आउट लिया जाता है, कहाँ क्या वीकनेस देखते हैं कि वो फ्रंट फुट पे ज्यादा आ रहा है या बैक फुट पे, अपन जो बेसिक्स देखते थे, या उसकी बैट कहाँ से आती है, या वो उसका सर गिरता क्या ऑफ साइड पे तो वो क्या होएगा, ये देख के आप हमको नेट सेशन में हम उसको बताते कि आपका अगला आधा घंटे की बॉलिंग ऐसे बैट्समैन को आपको इधर डालना है, ये आपकी फील्ड लगी हुई है। क्या बात भले मेरे पास पूरा ग्राउंड नहीं है, लेकिन आपकी सोच में, ये विजन में, ये ऐसे फील्ड है और ये बैट्समैन को आपको ये तरीके से आउट निकालना है। दूसरा कोई तरीके से आउट निकालेंगे तो वो आपका लक है, वो हम गिनेंगे नहीं। मतलब एक बैट्समैन को अगर हमने डिसाइड किया कि उसको एलबीडब्ल्यू निकालना है, तो आप एज लोगे तो उसको हम 0 मार्क्स देंगे। तो क्या आप बात है, उसको उसके पैर को बॉल लगाकर बताओ मेरे, क्या बात ऐसा। तो वो करने के इसमें वो कुछ ना कुछ बॉलर सीखने लगता है, उसका टारगेट चेंज होता है। या जैसे हम किसी कोई बैट्समैन है, हम उसको बोलते हैं कि इसके लिए हम है ना विदाउट मिड ऑन बॉलिंग डालेंगे। तो विदाउट मिड ऑन बॉलिंग डालेंगे तो बैट्समैन को हम चैलेंज देते हैं कि सामने कोई फील्डर नहीं है, सब फील्डर पीछे है, तू मेरे को सामने खेल के बता। और बॉलर को बोलते हैं तू इसको ऊपर डाल, लेकिन वो सामने नहीं खेल पाएगा, तो कैसे आउट होगा वो तू डिसाइड। क्या बात है, क्या बात तो ये जो क्रिकेटिंग सोच है ना, वो है। जब जी नेट सेशन में आ जाती है ना, तो आपकी आदत बन जाती है। तो हम बैट्समैन को भी चैलेंज कर रहे हैं, बॉलर को भी चैलेंज कर रहे हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, आउट हो गया तो तू बाहर खड़ा रहने का। मतलब हमारे 4-4 बैट्समैन पैड बांध के तैयार रहते हैं। क्या तो बात है। नंबर 1 आउट हो गया, चल नंबर 3 आ जाएगा, 2 खड़ा है उधर। 2 आउट हो गया तो नंबर 4 आ जाएगा, नंबर 4 आउट हो गया तो नंबर 1 वापिस आएगा। तो 4 बैट्समैन बैटिंग करेंगे, बॉलर्स लोग बॉलिंग डालेंगे और उनको उनके तरीके से आउट करना है। ऐसा नहीं कि वो आउट हो गया, सर वो बोलेगा मेरे को, नहीं सर मैं इसका आज एज निकालूंगा, तो मैं बोलेगा नहीं, एज तो मेरे को मालूम है तू निकालेगा, तू मेरे को इसको एलबीडब्ल्यू निकाल के बता। क्या बात है, See चैलेंज। how we challenge them. So that is also one way of coaching instead of getting into techniques every time. सुपर सुपर सुपर। ऐसा। प्रदीप, इसमें एक बात मैं पूछूंगा, अभी नेट सेशन में एक फास्ट बॉलर ने हम्म। कितनी गेंदबाजी करना चाहिए, मीन्स मैं एक मैं ड्यूरेशन। मैं इसमें कोई क्या बोलते हैं ना, कोई मेरा ये नहीं है, ये यही तरीके से चलना चाहिए। मैं बोलूंगा कि उसको उसकी बॉडी ऐसी होना चाहिए कि मैं दिल से कितनी देर डाल सकता हूँ, और मेरी बॉलिंग में अगर वो देखो, मैं अभी मेरे स्टूडेंट है तो मैं उनके ऊपर थोड़ा सा जाती करके उनसे मैं थोड़ा ज्यादा करवा लेता हूँ। तो मैं उनको बोलता हूँ यार, आज एक भी विकेट नहीं निकाली, तू खाली बॉलिंग डालते बैठा, कुछ उसका यही नहीं हुआ, चल और थोड़ा डाल और एक तो भी बैट्समैन को आउट करके। या उसने 2-3 जनों को आउट कर दिया तो बोलूंगा तो अभी 3 लिया है ना, तो 2 करके 5 कर ले। तो एक खुशी होनी चाहिए कि मेरे को 5 विकेट निकालना है। तो ये जो चल रहा है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर बॉडी डेवलप करना है तो आपको एक अच्छा खासा स्पेल सुबह और शाम को 2-2 बार स्पेल डालना चाहिए। वो बाकी आपका फिटनेस करना है, वो आपको मैनेज करना है, वो मैं उसमें नहीं गिरता। लेकिन आपको अगर बॉलिंग डालनी है तो मैच में आपको कम से कम दिन में 3 बार सेशन में, मैं डेज क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, तो डेज क्रिकेट में आपको एटलीस्ट 3 सेशन में 3 स्पेल डालने पड़ते हैं। मतलब आज नहीं बोले तो भी आपको 20 ओवर दिन में डालने की आदत होनी चाहिए। तो अगर आप 120 बॉल एक मैच में एक दिन में डालने की आपको तैयारी करनी है, तो आपको नेट्स में कम से कम 200 बॉल डालने की तैयारी करनी चाहिए, भले आप स्पेल में डालो।
ऐसा तो मैं अभी जैसे मेरे सेशन कोई 1-1.5 घंटे का नेट सेशन नहीं होता, मेरा सेशन 2.5-3 घंटे का हो। क्या बात है। हाँ, तो मतलब जिसको जितना डालना है डालो। फिर हम क्या करते हैं, अगर 5-6 फास्ट बॉलर है तो हम बोलेंगे 3 फास्ट बॉलर 3-3 ओवर डालेंगे, फिर दूसरे 3 जन आएंगे ताकि उनको थोड़ी रेस्ट मिले। तो ऐसा 3-3 ओवर करे तो उनके पास से हम 10-12 ओवर तो दिन में करा ही लेते एक सेशन में। सो नो लो, नॉट मच ऑफ लोड ऑन दैट। नहीं, जैसे कि अभी आपने लेवल 3 भी किया, आप जोनल एकेडमी के फास्ट बॉलिंग कोच भी रह चुके, देन इंडिया ए टीम के फास्ट बॉलिंग कोच रह चुके। सो वहाँ आपने कैसा वर्कआउट करा है बच्चे लोग से? वहाँ तो इस्टेब्लिश आते हैं सब प्लेयर, ये जोनल एकेडमी में जो आते हैं। बात सही है जलाल। वहाँ पर थोड़ा जिस टाइम पे मैं करता था वो थोड़ा ज़्यादा सिस्टमेटिक था कि वो क्या होता था, 6-7 ही फास्ट बॉलर रहते थे, तो आप उनसे इंटरेक्ट करो। वो अलग अलग स्टेट से आते हैं, उनकी सोच क्या है। काफी लोगों को नहीं पसंद आता था जो हम बोलते थे, तो हमको उनको छोड़ देना पड़ता था। तो हम हमारा काम करते थे कि देख तू ये करने से, थोड़ा हाथ ऐसा करने से ये बॉल ऐसे जाती है, जब तेरे को लगेगा तब कोशिश कर लेना। और वो कैंप्स कैसे है ना, 1 महीने का कैंप होता है, मतलब उसमें मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना 4 हफ्ते के 16 सेशंस होते हैं। तो 16 या ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 सेशन, 17-18 सेशन मतलब 2 घंटे का सेशन, फास्ट बॉलर डालेगा 1 घंटा। मतलब एक्चुअली आप 17-18 घंटे में वो एक कैंप में ज़्यादा नहीं कुछ कर पाते। लेकिन हो सके उतना उनके साथ नॉलेज शेयर कर लो, आगे करे नहीं करे वो अलग बात है। सो दीज़ कैंप्स आर गुड दैट वी, एक आज कासलीवाल गया, कल कोई और जाएगा, तो वो भी तो उसको कुछ ना कुछ सिखाएगा। जैसे हमारे टाइम पे रमाकांत देसाई सर ने हमको कुछ पॉइंट बताए जो आज भी हम ये कर रहे हैं। राजू के साथ डालना, बल्लू के साथ डालना, तो इनके साथ डाल के हम कुछ ना कुछ सीखे और वो हम प्रैक्टिस करते थे। तो उससे और थोड़ा बहुत आता था वो उसके साथ तो था ही, लेकिन उनके पास से पॉइंट लिए तो कोशिश करना। असली मैं एज ए कोच और हुँ, एज ए सिलेक्टर भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपको, कि जब ये सिलेक्शन चलता है 23 के या फास्ट बॉलर जो स्कीम चलती है, आप 2-3 स्कीम में आप इंचार्ज रहे, वहाँ आप हुँ। सिलेक्टर भी रहे और कोच भी रहे, तो आप फास्ट बॉलर के लिए क्या देखते हैं कि भाई इसको ये सिलेक्शन में लिया जाए? ऐसा कोई पैरामीटर आपका जो बच्चे लोग जान सके? अ, नहीं ऐसी कोई स्पेसिफिक बात नहीं होती है, लेकिन हम एक एक चीज़ देखते हैं कि इसके नेचुरल एबिलिटी तेज़ डालने में है या नहीं, एक। ओके। दूसरा, अगर वो ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन वो कोई एक्शन के कारण गड़बड़ कर रहा है और ऐसे लगता कि इसको अगर हम थोड़ा-सा करेक्शन करा दें, तो ये है उससे तेज़ डालेगा। 2, तीसरा, एक अच्छा स्ट्रक्चर है या उसके पास, एक हाइट बॉडी अच्छी है क्या? अ, कोई-कोई लोग हाइट बॉडी नहीं रहते लेकिन वो तेज़ रहते हैं, तो वो एक पॉइंट हो जाता कि उसकी नेचुरल एबिलिटी तेज़ डालने की है। और और अगर कोई अच्छा होगा तो मैं बेसिकली ऐसे कभी देखता था कि ये बॉल को अच्छा यूज़ करता क्या? ये बॉल की सीम को अच्छा यूज़ करता क्या? इसको वो नॉलेज है क्या? इट डिपेंडेड कि अगर हम कौन से लेवल के बच्चों को देखना चाह रहे हैं। एक समर वेकेशन कैंप के बच्चों को रहता तो एक स्टार्टर भी चल जाता। फिर उसको हम महीना 1.5 महीने में जो भी होता है उसमें में क्या करा सकते हैं। या अगर वो जैसे आईडीबीआई की फास्ट बॉलिंग स्कीम हुई तो उसमें ऑल ओवर मुंबई के फास्ट बॉलर्स को हमने बुलाया था। तो उसमें हम काफ़ी लोगों को रखे थे, 15-20 फास्ट बॉलर रखे थे। उनको काफ़ी फ़िटनेस पे उनका ध्यान दिया था। काफ़ी लोग अच्छा खेले उसके बाद। और पता नहीं एक एक अलग ही चीज़ रहती है कि ऐसे लगता है कि नहीं इसमें है कुछ। तो उसको अभी ऐसे 10 में से 2 भी अच्छे निकल गए तो यू हैव डन वेल। पूरे 10 के 10 तो अच्छे नहीं आए होंगे। सबके सब थोड़ी इंडिया को खेलेंगे। 1-2 तो भी कोई खेल लिया अच्छा मुंबई वगैरह को तो हमको खुशी होती है। नहीं, क्योंकि ये सवाल मैंने इसके लिए पूछा कि एक टाइम कास्टली ने भी स्ट्रगल किया था। हुँ, उसको नहीं बुलाए थे, बोले भाई कल आना नहीं है बताया, फिर देन एक स्ट्रक्चर तक पता नहीं लोगों को, बट कास्टली वाल की हाइट 6 फीट एंड अबव है, इट्स अ हुँ, टॉल फेलो। हुँ, तो हुँ। शायद वो एक बेनिफिट मिला रहेगा आपको कि भाई हाइटेड बॉलर है, एक जमाना है शायद, फास्ट बॉलर।
शायद बल्लू ने वो देखा होगा, और पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं बल्लू को कि क्या देखा, हाँ क्योंकि ये ना ये सवाल वो एक इंस्टिंक्ट होता है, जी वो एक एकदम इंस्टिंक्ट होता है। जैसे बल्लू ने तो मेरे को समर वेकेशन में ले लिया, जलाल मैं तेरे को और एक अलग बात बताता हूँ। रणजी ट्रॉफी के प्रोबेबल्स उस टाइम पे 30-40 लोगों की लिस्ट आती थी, उसमें भी रणजी ट्रॉफी प्रोबेबल में भी लिस्ट में आना बहुत बड़ी बात कहलाती। सही तो हम चले गए सिलेक्शन को, और क्या बोलते हैं, हम तो ससानियन के टीम में नहीं खेल रहे, लेकिन हम बॉलिंग डालने को चले गए। सच बात बोलूं, रमाकांत देसाई सर थे, ग्रेट लेट रमाकांत देसाई सर, आ, काफी मेरे सीनियर्स वो उसके प्रोबेबल्स के लिस्ट में नहीं थे, लेकिन मैं था। क्या बात मैं है। मैंने जो मेरे को अच्छे से याद है, मैंने जो शिशिर रतंगड़ी, लालचंद राजपूत, इनको जो नेट्स में उस दिन बॉलिंग डाली, वो आउटस्विंगर्स डाले, जी उन्होंने मेरे को रखा, और काफी सीनियर्स, मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोग नहीं थे उसमें, और वहां से एक्चुअली नया दौर चालू हुआ। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल मेरे को शाम को एक ऐसी जगह मिली जहां पर अच्छे अच्छे प्लेयर्स लोगों को अच्छे कंडीशंस में बॉलिंग डालना, बिल्कुल। क्योंकि हम मैदान के विकेट में डालना अलग है, और वानखेड़े के अच्छे विकेट पे बॉलिंग डालना अलग है, और वहां से मेरा शुरुआत हुई, सच बात हो। नहीं अभी एक जो अभी ये जोनल एकेडमी में जितने बॉलर्स आते हैं, जो काफी चुनिंदा बॉलर्स आते हैं बट आगे नहीं दिखते हैं, तो इसका कुछ नहीं जलाल, आगे शायद आपको नहीं दिखते होंगे, लेकिन जैसे अगर मैं नॉर्थ जोन के कैंप में चला गया, नहीं सेंट्रल जोन के कैंप में चला गया था, तो वो अंडर 16 के बॉयज थे, लेकिन आज भी वो लोग रणजी ट्रॉफी टीम में है। आपको अगर मैं बोलूं, अंडर अंडर 14 के जब मैं सिलेक्टर था, और वो बच्चे जो भी 15-20 बच्चे थे, वो जाकर रणजी ट्रॉफी खेले। क्या मैं बात है। नाम एक्सेप्ट एक दो जने छोड़कर बाकी सब रणजी ट्रॉफी खेले। मतलब साहिल कुकरेजा से लेके भाविन ठक्कर, विल्किन मोटा, अभिषेक नायर, पॉल वल्थाटी, संग्राम बागुल, नहीं संग्राम बागुल रणजी ट्रॉफी नहीं खेला, फिर हर्षद रावले रेलवेज एल्वेज के लिए खेले, फिर एक कौन थे, मतलब इतने सारे वो जो अंडर ऑलमोस्ट 14 के बच्चे थे, ऑलमोस्ट 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 सब जाकर ऊपर का लेवल खेले। नहीं इसके बाद में ये जो आपका कोचिंग पार्ट रहा, देन सिलेक्टर का पार्ट रहा, आप मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर हो गए एकेडमी के। एक बड़ा रोल, बड़ी जिम्मेदारी आप पे आ गई। आई तो थी, लेकिन पता नहीं, काफी डिफरेंसेस हुए, लेकिन काफी प्रोसेसेस मैंने उधर लिखकर कोशिश करी चालू रखने की, लेकिन बिल्कुल पता नहीं, मैं उसमें ज्यादा आगे नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक अलग ही माहौल था। हालांकि एज ए डायरेक्टर उतना काम नहीं कर पाया जो मैं चाहता। नहीं जिम्मेदारी थी वहाँ, आपके पास सब सारे इक्विपमेंट्स थे, वीडियो एनालाइज वगैरह काफी हुआ करता था उस जमाने में, क्योंकि मैं हाँ, आपको काफी बिजी देखा वीडियो एनालाइज में वगैरह। तो थोड़ा ये वीडियो एनालाइज जो बोलती है विजुअलाइजेशन, तो इसका कितना इफेक्ट होता है बच्चे लोग पे। मैं बोलूंगा काफी काफी हद तक बहुत, उसका बहुत फायदा है, क्योंकि आपको एक तो आप क्या कर रहे हो वो आपको समझ में आ जाता है। वरना अपने टाइम पर जलाल कोई वीडियो शूट या कुछ नहीं होता था, वो अरे तेरा हाथ बाहर से आता, अरे तेरा हाथ इधर से आता, अरे तेरी रिस्ट ऐसी हो जाती, इतना बोल दिए खत्म होता था। अब तो आपके पास प्रूफ है, तो अभी आप मैं एक अच्छे खासे बड़े प्लेयर के साथ ये बात करी कि इनिशियली वीडियो एनालिसिस नहीं था, लेकिन अभी इंटरनेशनल प्लेयर को तो उसका टीवी पे तो उसको रिप्ले तो मिल ही जाता। तो मैं बोला तू उतना देखता क्या नहीं, तू उससे कुछ बोलते मैं पहले पहले नहीं देखता था, लेकिन जॉन राइट आने के बाद मैं इसके ऊपर ध्यान देने लगा। और उसने एक बात कही, बोला मैं वो अच्छा बॉल खेला उसका तो देख लेता था, लेकिन मैं एक बॉल भी खराब खेला, ओके, या बीट हो गया, बीट तो नहीं मैं बोलूंगा, खराब खेला, तो वो बॉल है ना, मैं उनको रिप्ले बताने को बोलता था, और वो क्यों एक बॉल भी खराब खेला उस पे ध्यान देता।
ये नहीं कि मैं खाली अच्छा खेला वो देख रहा हूँ, ये नहीं कि मैं खाली आउट हो गया वो देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ इसके बीच में भी मैं कौन से बॉल पे क्यों नहीं कवर ड्राइव मार सका, क्यों नहीं मैं ऑन ड्राइव मार सका, क्यों मैं ये बॉल खाली डिफेंस किया, मैं मार सकता था। ये एनालाइज करना जो अ, आजकल करते होंगे नहीं करते होंगे मेरे को नहीं पता, लेकिन उसकी एनालिसिस ये सोच के मेरी सोच बदल। मैं 4 बॉल अच्छा तो खेल लिया, वो बॉल खराब थे, लेकिन अच्छे बॉल को तू कैसे कन्वर्ट क्यों नहीं किया उसको सीख। नहीं, तो ये तो वीडियोस वीडियोस डज हेल्प जलाल। गुड। नहीं, एक अच्छी बात है, और ये आजकल मेरे ख्याल से हर एकेडमी में ये फैसिलिटीज मिल रही है। तो आजकल तो जलाल मोबाइल पे ही ले लो, आप स्लो मोशन निकाल लो, बिल्कुल। देख लो क्या नहीं हुआ, वापस जाके नेट में प्रैक्टिस कर लो, खत्म। मैं तो देखता मेरे बच्चे आते हैं, उसके फ्रेंड को बोलता है मेरी पूरी नेट्स की पूरी बैटिंग वीडियो ले लो, और वो जैसा ही वो थोड़ी देर दूसरा बैट्समैन बैटिंग करता, वो खुद की वीडियो देखता, मेरे साथ बात करता, हाँ ये ऐसा हो रहा है सर, ये ऐसा, हाँ ये ऐसा करना चाहिए। मतलब जा अभी नेक्स्ट सेशन में तू कर, कोशिश करते रहे, बहुत इजी हो जाती है लाइफ। नहीं, काथलीवाल, यहाँ मैं एक जिम्मेदारी ऐड करना चाहता हूँ आपके क्रिकेट के माध्यम से, हमारे क्रिकेट ग्राफ के, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे लोग अपनी क्लिपिंग्स डालते हैं, फास्ट बॉलर्स रहेंगे। शायद कुछ क्लिपिंग हम आपको भेजेंगे, आप बिल्कुल जरूर एनालाइज करके वो बच्चों को हम लोग मैसेज देंगे, क्योंकि बहुत रूरल एरिया से आते हैं बच्चे लोगों के लिए। एक सोशल कॉज हो जाएगा, और एक कास्टली सर का उनको मेंटोर हो जाएगा, शायद उसमें से भी बच्चा क्लिक हो जाए। तो ये हंड्रेड मैं परसेंट। क्रिकेट को। मैं इनफैक्ट अभी लॉकडाउन के पीरियड में 3 दिन के लिए नागपुर गया था, और अच्छा। वहाँ के बच्चों को जब मैं अपने उनकी वीडियो वहाँ के वहाँ निकाल के बताता था, तो उनको समझ में आता था कि ये हुआ, ये गलती हुई, आप ऐसे बता रहे हैं, ये नहीं हुआ, तो मैं बोला चलो करो नेक्स्ट वीडियो क्या बात वापस। तो ये एक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आजकल मोबाइल तो सबके पास है, और स्मार्टफोन तो मैक्सिमम लोगों के पास है, तो कोई मतलब बहुत इजी लाइफ हो गई है वीडियो एनालिसिस। ये डायरेक्टर में आप रहे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के, और वो एक एक्सपीरियंस रहा आपके, आपका कोच बन के रहे, आप सिलेक्टर बन के रहे। तो मुंबई क्रिकेट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे डेवलपमेंट की, क्योंकि हाल ही में काफ़ी स्ट्रगलर बन गए हम लोग। एक ज़माना था कि मुंबई को सब लोग डरते थे, और आज का काफ़ी मीन्स नो डाउट, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, बाहर क्रिकेट बहुत अच्छा हो गया है, वो भी पॉजिटिव लेना चाहिए हम लोगों ने। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, कौन सी चीज़ है जो हम लोग वर्कआउट करके फिर से अपना नाम ले सकते हैं? इसमें मेरा एक अलग पर्सनल ओपिनियन है कि हमारा लोकल क्रिकेट का कैलेंडर बहुत ही टाइट हो गया, या उस तरीके के मैचेस नहीं होते जो चाहिए। जैसे आप देखो कांगा लीग 4 या 5 मैच भी हुई तो होती है, सबसे बड़ा नुकसान। उसके बाद पुलिस शील्ड होती है, लेकिन उसमें 10-12 टीम ही खेलती है, और बाय द टाइम पुलिस शील्ड चालू हो जाती है, वहां से रणजी ट्रॉफी सीजन चालू हो जाता। और रणजी ट्रॉफी सीजन इतना लंबा हो गया कि वो लोकल क्रिकेट में वो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, उसमें टाइम शील्ड के मैचेस नहीं हो पा रही है। अ, फिर खाली हम सिलेक्शन के 2 मैच के ऊपर हम प्लेयर्स का परफॉर्मेंस देख के उसके ऊपर हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पूरा साल हमको जीत के दे। या पहले अगर जलाल आपको याद होगा कि आप टाइम शील्ड भी खेलते थे, बैंक शील्ड खेलते थे, पुरुषोत्तम खेलते थे, कॉमरेड खेलते थे, जो डेज गेम था वो इतने सारे थे कि आपको लॉन्गर वर्जन गेम में कभी तकलीफ नहीं होती थी। इनफैक्ट आपको शॉर्टर वर्जन खेलने को तकलीफ हुई थी, और अभी क्या हो गया है, आपको शॉर्टर वर्जन बहुत इजीली खेल लेते हैं, लेकिन लॉन्गर वर्जन के लिए हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि हम खराब कर रहे हैं, लेकिन जो जो ग्राफ अपना चाहिए था वो नहीं दिख रहा। प्लस इंटरनेशनल क्रिकेट इतना लंबा हो गया है कि हमारे इंडिया को मुंबई के जो प्लेयर्स खेलते हैं उनका सपोर्ट हमारी टीम को बहुत कम मिलता। वही फिर वो मतलब लोकल क्रिकेट 4 दिन की मैच तो हम खेलते ही नहीं है, बच्चों को 4 दिन की मैच की आदत ही नहीं है। इनफैक्ट मैं इसमें एक बहुत बढ़िया किस्सा बताऊंगा कि जब मैं इनिशियल सिलेक्टर बना था, तो उस जमाने में कल्पेश कोहली वनडे हुआ करती थी। ओके, और उनकी सिलेक्शन मैचेस जो भी षटकार या जो भी होती थी,
वो 2 डे होती थी और बोर्ड की मैच 3 डे होती थी। तो एक दिन मैंने प्रोफेसर को, एक सीजन होने के बाद मैंने, प्रोफेसर ये बात मेरे को बताओ कि हम कल्पेश कोहली के 1 डे के परफॉर्मेंस पे 2 डे के लिए सिलेक्ट करते हैं और 2 डे के परफॉर्मेंस पे हम उसको 3 डे खिलाते हैं, तो कैसा कैसा होगा ये? तो बोले फिर क्या? तो मैं बोला सर आप कल्पेश कोहली को 2 डे कर दो और षटकार ही थी शायद अंडर 16 की, उसको आप 3 डे कर दो, ताकि हमको लॉन्गर वर्जन में बच्चा कैसा खेलता है, 3 दिन की मैच में उसको 2 बार 20 विकेट निकाल, मतलब 10-10 विकेट 2 बार निकालने पड़ते हैं, तो क्या करता है, उसके हिसाब से हमको बच्चों को बोर्ड के मैच की तैयारी। प्रोफेसर ने इमीडिएट नेक्स्ट ईयर से ये चालू। क्या बात है। और ये अब तक बरकरार है। हाँ, ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे महेंद्र शील्ड को मैंने 1 डे जब किया तो मैंने ऐसे ग्राउंड्स ढूंढे जहां पर 30 यार्ड सर्कल हो। बिल्कुल। तो महेंद्र शील्ड भी मैं ऑर्गेनाइज करता था, तो मैं इंडिविजुअल ग्राउंड पे 30 यार्ड सर्कल लगाने बोलता था। उस टाइम पे भी प्रोफेसर शेट्टी सेक्रेटरी थे, प्लस वो महेंद्र शील्ड के भी हमारे पैनल पे थे, तो वो हमको हेल्प करते थे। फिर वैसे जैसे पुलिस जिमखाना पे 30 यार्ड लगा दिया, फिर डीवाई पाटिल पे लगा दिया, वानखेड़े बीकेसी पे मैचेस रख दी। तो 30 यार्ड सर्कल के ऊपर 1 डे क्रिकेट खेलने, खाली इतना है कि व्हाइट बॉल का क्रिकेट नहीं हुआ, रेड बॉल से खेले, लेकिन 30 यार्ड का रूल लाया। जो हम खेलते हैं तालीम शील्ड खेलते थे, कहां पर था? कोई 30 यार्ड रूल नहीं था, कहते थे 1 डे खेल रहे हैं, लेकिन 30 यार्ड पॉसिबल ही नहीं है मैदानों में। तो हम क्या करें? लेकिन आप दिल्ली में जाओ या दूसरे स्टेट्स में जाओ, वो लोग प्रॉपर 1 डे इंटरनेशनल रूल के हिसाब से खेलते। तो वो भी तो एक डेवलपमेंट। अब थोड़ा सा कोई चेंजेस दिख रहे, कोई 1 डे मैचेस में अपने को बीकेसी, कांदिवली, वानखेड़े, अच्छे काफी ग्राउंड सारे। ग्राउंड्स मिल जाते जहां पर कॉम्पिटिटिव 30 यार्ड रूल के हिसाब से और प्रॉपर इंटरनेशनल रूल के हिसाब से 1 डे की टूर्नामेंट्स बच्चों को, लेकिन वो खाली नॉकआउट, मतलब लास्ट के 7-8 टीम्स को खेलने में। अपने को बच्चों को पहले से ये करने के लिए बंबई में वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम। असली में यहाँ भी एक बात, अभी आप कोचिंग भी हो, आप सब देखते हो, आपने जो किया 3 दिन के मैचेस का भी प्रोजेक्ट किया, 2 डेज का भी किया, बट मैंने ये देखा है कि 3 दिन की मैच 2 दिन में खत्म होते हुए देखा हूँ मैं, 2 दिन की मैच 1 दिन में खत्म होते देखा हूँ मैंने। आ, देखो, आप खत्म हो गए मतलब वो प्लेयर्स कैपेबल नहीं है। बिल्कुल। आपको क्या करना है? वो सिलेक्शन मैच है ना, तो आपको क्या चाहिए? ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो 2 दिन आउट नहीं हुए या 2 दिन में 20 विकेट निकालने की हिम्मत रखते हैं। तो आप अगर जल्दी खत्म हो गई तो बॉलर अच्छे हैं या तो बैट्समैन खराब है। तो आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? अपने को लॉन्गर वर्जन खेलने वाले चाहिए, या कोई तो ऐसे बॉलर चाहिए जो 2-3 दिन के मैच 1.5 दिन में खत्म कर दे। मतलब बॉलर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, या तो वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, अगर विकेट ही एकदम ज्यादा खराब होगी तो फिर हमको वो उतना अलाउंस उनको देना चाहिए। नहीं, जैसे कि अभी स्कूल क्रिकेट में भी आप देखो, गाइलशियर हरीशिल बाकायदा 2 दिन के मैचेस हो रहे हैं, बट मैंने तो देखा कुछ कुछ मैचेस लंच के पहले भी मिस हो गई, आप मैचेस आप वन साइड स्कूल मैचेस होती है। और देखो, ये मैं ग्रास रूट है हमारा क्रिकेट का। मैं इतना लास्ट थोड़े सालों में, गए गए कोई सालों में मैंने स्कूल क्रिकेट इतना फॉलो नहीं किया, लेकिन जितना मैं देख रहा हूँ 170 स्कूल खेलती है, बिल्कुल। उसमें से 10% की स्कूल की, मेरे ख्याल से 15-20 स्कूल ही ऐसे होंगे जो लोग पूरे साल प्रैक्टिस करते हैं और वो लोग ही अच्छा खेलते हैं। आपने बिल्कुल। शायद वो ऐसी मैचेस देखी होगी जो स्कूल में क्रिकेट ही नहीं है। मैंने मतलब 1-2 मैचेस में मेरे टाइम पे देखा तो पूरी टीम भी नहीं आई थी। तो वो चीज को तो हम अनदेखा किया, वही अच्छा है। नहीं, मैं इसी के लिए मैं चाहता था कि ऐसे अभी आप देखो ना, आपका रोल काफी बड़ा है, तो आप क्या नजर से देखते हो, क्या सजेशन देना चाहते हो? चाहे स्कूल वाले भी अगर ये इंटरव्यू देखते रहेंगे, तो प्रदीप कासलीवाल ने कोई सजेशन दिया, हो सकता है उसको इम्प्लीमेंट हो जाए। आ, देखो, स्कूलों में तो अब मेरे हिसाब से उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे आज फातिमा स्कूल जहाँ पर मैंने उनका क्रिकेट चालू करा है, वरना वो खाली हॉकी फुटबॉल वाले थे, बास्केटबॉल वाले। तो
काफी अच्छी खासी टीम पहले 1 2 3 साल बनी है। मैं 2000 साल में उनका ग्राउंड लेकर, मतलब ग्राउंड बनाने से लेके टीम बनाने तक साल 2 साल मैंने उनको सपोर्ट किया। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो डेवलपमेंट के लिए आपको प्रॉपर कोचेस रखना चाहिए और उनको टाइम देना चाहिए। आप बोलेंगे यही साल जीतना है, नहीं होता। जैसे कि अचरेकर सर ने शारदाश्रम स्कूल का इतना किया, लेकिन वो क्या पहले साल से नहीं किया, बाद में वो टीम बनाने लगे। झुनझुनवाला भी प्लेयर्स हम यहाँ वहाँ से बुलाते हैं कि आप आओ हमारे कॉलेज के लिए खेलो, अच्छा खेलते हो, आपको यहाँ पर अच्छा फैसिलिटी मिलेगी। तब जाके टीम बनती है और तब जाके झुनझुनवाला अच्छा करते हैं। जैसे रिजवी वाले, वो भी यहाँ वहाँ से प्लेयर लेके आते हैं। हालांकि उनकी खुद की प्रैक्टिस नहीं होती, वो अलग चीज है, क्योंकि उनके प्लेयर्स काफी जगहों पर खेलते रहते हैं। लेकिन हमारे झुनझुनवाला में आप देखो, हम यहाँ वहाँ से प्लेयर आ जाते हैं, हम उनको महीना 2 महीना, साल 2 साल प्रैक्टिस होती है, तब जाके तैयार होता है। या कसली ये रहा कॉलेज का एक कल्चर था पहले भाई, टीम बनाना। यस। और एक क्लब से भी रॉयल्टी लॉयल्टी थी कि भाई मैं ये इस क्लब का प्लेयर हूँ, बट आजकल वो नहीं रहा है। नहीं रहा ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा मेरा इसमें एक ओपिनियन अलग है। लाइक, अगर वो टीम में उधर खेल रहा है तो तुम वो टीम को जिता सकते हैं, तो आपको क्लब छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या बात। आपको दूसरे के थ्रू जीतना है और आपको फाइनल तक खेलना है, तो फिर आप क्लब चेंज करें, या कोई डिफरेंसेस हो गए तो। वरना मेरे को नहीं लगता। जैसे मैं न्यू हिंद से सीसीआई गया, लेकिन मेरे को एक अच्छी फैसिलिटी मिली वहां पर, बड़े ग्राउंड पे जाके खेलने के, अच्छे अच्छे बड़े, मतलब इंडिया प्लेयर्स के साथ खेलने को मिला। और खुद न्यू हिंद वाले भी मेरे को बोले कि मेरा सेकंड क्लब न्यू हिंद रहा, लेकिन मैं ओके। खेला सीसीआई को। बाकी के कोई टूर्नामेंट्स तो मैं न्यू हिंद को खेलता था, मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ी। पहले 4 5 साल जब अच्छे खेल रहे थे तो कोई जरूरत नहीं पड़ी उसमें। आजकल के आई रियली डोंट वांट टू, वो उनकी मर्जी है। कोई कोई किसको क्या चाहिए क्लब के पास से, वो उसकी जिम्मे, क्योंकि आजकल काफी क्लब्स लोग पैसा भी देते हैं, फैसिलिटीज भी देते हैं, तो क्यों नहीं जाएगा प्लेयर। नहीं, कुछ बंदे ऐसे हैं क्या भाई, क्लब में कौन से क्लब में सिलेक्टर है, कौन से क्लब का चलता है ज़्यादा, कौन से क्लब से मुझे आप प्रमोशन मिल जाएगा, तो आप प्रॉपर कहीं उसी भी क्लब जाओ, को आप कहीं भी जाओ जलाल, लेकिन आपको तो रन्स करने ही पड़ेंगे, आपको विकेटें तो नहीं पड़ेगी। परफॉर्मेंस करना है। करना ही पड़ेगा। खाली आपको एक परफॉर्मेंस करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। अगर कोई क्लब ऐसा है जो पहले ही राउंड में हारता है, तो बच्चे का नुकसान होता है। इसलिए बीच में मुंबई क्रिकेट में एक सिस्टम नया चालू किया था, जहां पर लीग बेसिस पे मैचेस होने वाली थी। तो वो उसके कारण कैसा था, आपको क्लब छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो 10 12 मैचेस तो मिलने ही वाली है। तो आप 10 12 मैच तो आप चालू करा के खेलोगे तो परफॉर्मेंस करोगे। नहीं, एक ऐसी मिशन हो सकती है इसमें कुछ के, जैसे मुंबई क्रिकेट में बहुत सारे प्लेयर्स है, हर क्लब से या हर जगह से हर मैच से सिलेक्टर या ऑफिशियल्स जाके उसको प्लेयर को सिलेक्ट करके उनका एक कैंप ऑर्गेनाइज करके उन पे वर्कआउट किया जाए एज ग्रुप के वाइज से, तो वैसे डेवलपमेंट हो सकती वैसा है फ्यूचर मैं में। मैंने मेरे मेरे में जब मैं डायरेक्टर बोल के अपॉइंट हुआ था, तो मैंने अपने एक प्रेजेंटेशन में भी उसमें एक लिखा था कि अपने को कम से कम 3 सैटेलाइट एकेडमीज चाहिए। क्या। मतलब एक समझो नवी मुंबई में, एक बोरीवली के आगे, और एक थाना के पास किधर, ऐसे 3 जगहों पे अपने को बीकेसी से बाहर अपनी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की खुद की एकेडमी एट द बेस्ट कोचेस अवेलेबल, बच्चों का ट्रैवलिंग कम हो जाए और उनको क्रिकेट में ग्राउंड पे टाइम ज़्यादा मिले। वरना आज बच्चा 2 2 घंटे ट्रैवल करके आ रहा है, और बाद में 2 घंटे का नेट्स होता है, और वो वापस 2 घंटा ट्रैवल करता है, तो वो मज़ा नहीं आ रहा है। इनफैक्ट वी शुड मूव आउट। तो ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। होपफुली आज नहीं तो कल कभी तो हो ही हो जाएगा। जाएगा। हाँ। बीइंग अ फास्ट बॉलर, हम्म। सबसे अच्छा फास्ट बॉलर कौन लगा आपको। देखो, हम तो पहले वी ग्रू अप वाचिंग कपिल देव, क्या and बात। then probably I was more impressed with Ian Botham, and in my time then Richard Hadley. तो इनको देखकर हम हमारा क्रिकेट
की सोच हमारी बदल गई। लेकिन हम पूरी टेस्ट मैच देखते थे, ऐसा नहीं है कि खाली हाइलाइट्स देखते थे। तो हम पूरा दिन का क्रिकेट देखते थे। तभी वक्त था। और और अभी हाँ यंग जनरेशन में कौन है? अभी आप यंग जनरेशन भी देख रहे हो अभी आप, तो उसमें ऐसे आई जो आई एंजॉय वॉचिंग मोहम्मद शामी। आई रियली एंजॉय वॉचिंग हिम। मेरे को उसकी उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी लगती है। और ऑफ कोर्स बुमराह वगैरह जो तरह से डाल रहे हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत अच्छी लगती है मेरे को। लेकिन अगर तो आप देखने को बैठो तो मैं शामी को देखते बैठूं। अभी थोड़ा मैं और एडवांस में आ जाऊंगा, जैसा बुमराह, जैसे हम लोग एज अ पेस बॉलर आप लोग बातें करते हो, एज अ कोच आप लोग बात कर सकते हो, जो 6 फेजेस बॉलर के पास होना चाहिए, हम्म, उसका रन अप, उसका लोडिंग, उसका फॉलो थ्रू, जो भी आप जानते हो, तो ये बुमराह या फिर आप इसको ले लो, मलिंगा को ले लो, ऐसे एक्सेप्शनल बॉलर्स थे, तो आप क्या हम्म। कहना चाहोगे? सबसे पहला तो हम लोगों ने उनको डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा। हमने उनको अब ग्रोइंग टाइम पे नहीं देखा। सच सबसे बड़ी बात है। सो से फॉर इंस्टेंस यंग बुमराह, जब वो कुछ खेला नहीं था या रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेला था या लोकल डोमेस्टिक बीसीसीआई के कोई अंडर 19 भी नहीं खेला था, उस टाइम पे देखते थे तो शायद हमारी नज़र अलग होती। लेकिन जो स्पीड से वो डाल रहा है, तो हम तो सोचते थे कि यार तू कैसे भी डाल, लेकिन इतना तेज डाल, बाद में तो अपने आप सीखेगा, जो आज वो दिखा रहा है। सेम वे मलिंगा, भले वो वहां से हाथ लाता, लेकिन 6 के 6 बॉल अगर यॉर्कर डालता है तो उसमें कुछ तो बात है। या मास्टर। देखो आप किसको सिखाते हैं, जिसके बॉल यहाँ वहां जाते हैं तो उसको आप कुछ करेक्शन करोगे। लेकिन एक बॉलर अगर 6 के 6 बॉल या समझो 50 बॉल में से 35 40 बॉल एक जगह से डाल के मूवमेंट कर रहा है या तेज डाल रहा है, तो आप क्यों उसको सिखाने को जाओगे? आप उसको एक अच्छा प्रैक्टिस माहौल दोगे, शायद उसको थोड़ा सा चैलेंजिंग करोगे और उसको क्रिकेट के बारे में, क्रिकेटिंग सेंस पे ज्यादा काम करोगे। कि टेक्निक वगैरह नहीं आता उसमें। काफी आज के तारीख में मैंने एक देखा, बॉलर सब ऐसे तगड़े आ गए, मस्कुलर आ गए, स्पीड के पीछे दौड़ते हैं, बट बॉल मूव करने वाला बॉलर बहुत कम देख रहा हूँ मैं, जो बॉल या के बड़ा स्विंग डाल रहा है या बॉल आप के अंदर ला रहा है। आप ज्यादा वाइड बॉल क्रिकेट देख रहे हो, वो बॉल हिलता नहीं ज्यादा 2 4 ओवर ओके। के बाद। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा फर्क हो गया कि वनडे क्रिकेट में भी 2 नए बॉल आ गए। तो 25 ओवर का ही वो बॉल होता है, तो रिवर्स स्विंग भी उसमें कम हो गया वाइट बॉल में। वरना पहले जब एक ही बॉल होता था तो लास्ट के 15 ओवर बॉल रिवर्स होने को चालू होता था। अब वो भी कम हो गया। तो मैं ये व्हाइट बॉल क्रिकेट का मूवमेंट पे नहीं ये करूंगा। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आज इतना भी होने के बाद ट्रेंट बोल्ट तो बॉल हिला के ही आउट निकाले ना आईपीएल में इस साल। बॉल तो हिल मैं जो भी मैं पहले अब हिलाता है वो। या इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ कासली, मैं अपने लेवल की बात कर रहा हूँ, अपने मुंबई के लिए बात कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ से या इंडिया में ऐसे बॉलर, शामी है एक जो बॉल मूव करता है, जो अच्छा एयर में ऐसा लगता है देखने को भी, बट वैसे ऐसे कम बॉलर होते जा रहे हैं सब, जो है स्पीड के पीछे लगे हैं सब लोग। आ, देखो मेरे एक ख्याल स्पीड। से आपके पास सब लोग आते रहेंगे कि सर स्पीड कैसा इंक्रीज करना है, ये सवाल बहुत बार आपके पास आया रहेगा, और इसका भी जवाब आपको देना है कि स्पीड कैसा इंक्रीज करना है। देखो स्पीड इंक्रीज करना मतलब आपको फिटनेस बढ़ानी है और थोड़े से एक्शन में करेक्शन होना बहुत जरूरी है। और सच बात बोलो तो फिर आपके पास हिम्मत भी चाहिए कि एक एक घंटा आके तेज डालते रहे। बिल्कुल। आपकी वो बॉडी ने साथ देना चाहिए। और स्पीड मेरे ख्याल से थोड़ा सा भगवान ने दिया हुआ एक नेचुरल एबिलिटी होती है। कोई उठ के सडनली आके बोला मैं थोड़ा अभी तगड़ा बन गया हूँ तो मैं 110 डाल रहा था, मैं आप ही 140 डालू। मैंने तो नहीं देखा है किसको, किसी को नहीं देखा ऐसा करते हो। क्योंकि वो 125 था, 130 था, वो थोड़े फिटनेस करने से 135 140 तक चला जाता है। लेकिन 110 115 डालने वाला 140 मैंने तो नहीं देखा। और कितना भी आप कर लो नहीं होता, उतना टाइम भी नहीं रहता कि वो करते करते उसका वक्त निकल जाए। ऐसे आप नहीं देखो अभी आज अंडर 19 के बिल्कुल। भी काफी इंडिया खेले हुए
तो जैसे नागरकोटी और मावी ये लोग डाल रहे 135 140 प्लस डाल रहे, 45 भी डाल रहे। और ये उनकी नेचुरल एबिलिटी है। ये जब आप नेचुरल अंडर एबिलिटी की बात आती है कासली, तो या बॉलर का हाइट यहाँ देखा जाता है, क्योंकि आज मैंने के क्या बोला, नजर में मैंने आपको इसके पहले भी बोला कि अगर एक उसकी स्पीड उसकी नेचुरल एबिलिटी है तो हाइट बॉडी जी देखने की जरूरत नहीं। नहीं, ऐसा कोई एक बात पैरामीटर नहीं है 6 फीट एंड अबव ही चाहिए ऐसा कुछ? कुछ नहीं, आज देखो ना नागरकोटी और ये लोग इतने ऊंचे पूरे नहीं है, लेकिन डालते हैं ना 130 135 140 डाल ही रहे हो। So I don't see that only height body is the main issue. नहीं नहीं, आपके पास एक नेचुरल स्पीड का एक दिया हुआ रहता। आपकी शोल्डर रोटेशन की स्पीड, आपकी बॉडी, वो कहाँ से तो भी एक नेचुरल एबिलिटी तैयार हो गई। जैसे हम टेनिस बॉल खेल के आए, हम टेनिस बॉल में भी जोर जोर से डालते थे, तो हमको बॉल तेज डालना हमारे लिए खासी एक ये था कि नहीं डालना है। और उसमें जब इस सीम बॉल मिल गया तो हमको सीम कैसे यूज करना है वो सिखाया गया। जैसे डेवलप होते गया, जैसा माहौल बनते गया, हम वैसे सीखते गए। अभी नहीं, सही हालांकि हालांकि तब सही भी बात है। हमारे राजू कुलकर्णी हमारे साथ डालते थे, वो तो सही में तेज डालते थे। हम भी कोशिश करते थे थोड़ा वैसा करने की, लेकिन हमारी वो एबिलिटी नहीं थी। राजू की एबिलिटी अलग ही है नहीं। बिल्कुल। नहीं नहीं, ये उसको तो उस जमाने में उसको थॉमसन की भी उपाधि दी जाती थी, राजू हाँ बोले तो हाँ जी, थॉमसन। हाँ जी। फिर कासलीवाल को भी हमने गांधी मैदान में भी टेनिस बॉल के साथ में भी देखे, मैं दोनों देखा सब में देखे भाई, वो हाँ वैसे 3 स्टेप से बॉलिंग डालने का। तो ये क्रिकेट का जो है, बट अभी चलते चलते कासली, फास्ट बॉलर को आप क्या सजेस्ट, मेन जो पॉइंट है भाई, किस चीज पे वर्कआउट करना है? और एक आज के तारीख में बायो मैकेनिक्स काफी डेवलप हो गया। मैं एक लाइन में जवाब दूंगा जलाल, बिल्कुल आपका बिल्कुल सवाल भी बिल्कुल। पूरा नहीं करने दूंगा। एक ही सवाल जवाब दूंगा। आपकी कैपेसिटी अगर बॉल का सीम जितना हो सके उतना सीधा रख के विकेट कीपर के कमर तक या छाती तक जाने की क्षमता है तो आप अच्छे बॉलर। वेरी ये नाइस। शॉर्ट सीम एंड स्वीट। सीम मेरे को लास्ट तक सीधा रख के बताओ, मतलब थोड़ा हिलेगा लेकिन हाँ जितना हो सके वो सीम सीधी जाने लगेगी, जैसे मोहम्मद शामी आज कर रहा है। थोड़े बहुत हम भी करते थे। कपिल देव तो ग्रेट था, रिचर्ड हैडली ग्रेट थे, इयन बोथम थे उस टाइम पे, जो हम उनको हम उनको देखते थे और उनसे प्रेरणा लेते थे। लेकिन सीम सबकी सीधी, अगर बिल्कुल सीम आपकी हाथ से छूटने से लेके विकेट कीपर तक सीधी रख सकोगे, मैं सीधा मतलब एकदम सीधा नहीं बोल रहा, लेकिन जितना हो सके अगर सीम लाइन होल्ड कर दी, आप बढ़िया बॉलर। आज बुमराह भी जो भी एक्शन से लगता, टेक्निकली बहुत सीधा है, आप हाथ वो कैसे भी चला है, लेकिन सीम तो सीधी जाती है ना उसकी। बिल्कुल। कसलिल, ये सब सुन के और बच्चे लोगों के लिए काफ़ी मोटिवेशनल टॉक्स रहा हमारा। और मेरे ख्याल से ये इंटरव्यू ऐसी कि कभी ख़त्म नहीं होगी, चलते रहेगी ये। हाँ, एंडलेस है, तो कहीं ना कहीं तो रुकना भी होता है। और चलते चलते कासली, आपके कुछ फैन फॉलोअर्स है हमारे क्रिकेट ग्राफ के ऊपर, आपको क्वेश्चन करते हैं, तो कम्युनिटी क्वेश्चन के नाम से हम लोग को क्वेश्चन आपको ओके पूछेंगे। और मैं ओके वन बाय वन, मेरे पास 4 क्वेश्चंस आपके आ गए हैं, मैं 4 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, शायद ओके। इसमें से काफ़ी नॉलेज बच्चे लोग को निकल जाए, उनको सीख मिले कुछ। तो ये जो है क्रिकेट ग्राफ और हेल एनर्जी ड्रिंक की तरफ से ये कम्युनिटी क्वेश्चन, आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है। या सम ऑफ द बेस्ट टीममेट ऑफ योर टाइम, बाय ऋषभ। ऋषभ ये सवाल कर रहे हैं आपको। माय बेस्ट टीममेट्स, या Uh, I would have a lot of them, but probably I would say uh, at Ranji Trophy level, yes, Rajendra Lele was my partner. Then Lalchand Rajput was one of my close partners, and Chandrakant Pandit, of course. Then we played together, and Sanjay Manjrekar was very close to me. And later on, yes, let me tell you, in 5 years, then people like Shishi Ratangadis, Alan Sippy, all were like, we were like, very good friends. ग्रेट। I can't say only one or two, but these all
cricketing friends are still my friends. ग्रेट। भाई संजय, संजय आपको पूछना चाहते हैं क्या योर फेवरेट परफॉर्मेंस ऑन क्रिकेट फील्ड, कौन सा परफॉर्मेंस आपको जो है पसंद रहा? Uh, I would say my 10 wickets against Baroda. क्या बात है, हाँ, अगेंस्ट बड़ौदा 6 और 4 लिए थे, तो वो एक अच्छा, क्योंकि वो मेरा कमबैक मैच भी था और ग्रीन टॉप विकेट थी, तो अच्छा खासा मुंबई वर्सेस बड़ौदा की मैच। बड़ौदा की और टीम वो के प्लेयर्स के और वो भी आरसीएफ के ग्राउंड पे, सो क्या बात है, जहाँ से मेरा क्रिकेट स्टार्ट हुआ था, सो यू कैन इमेजिन। और मैं किसके साथ बॉलिंग डाल रहा था, तो बलविंदर सिंह संधू के साथ। क्या बात है, क्या बात है। और वो 6 विकेट में कोई बड़ौदा के वेल नोन प्लेयर अभी? आ, अभी के इसमें के तो नहीं है, ये काफी नहीं 86 की नहीं, उस बात है, जमाने तो में। हाँ, वो अभी उसमें के केदार चौहान, राकेश केदार पारिक, चौहान रहेगा, राकेश पारिक राकेश रहेगा, पारिक है, नरूला रहेगा, नरूला, देन परदेसी, देन नहीं इतना। मोरे जी थे, बाकी किरण मोरे थे कि नहीं उसमें? किरण मोरे था, लेकिन किरण मोरे मेरे को आउट नहीं हुए, ओके, वो दूसरे को आउट हुए। ग्रेट। फिर से संजय का एक सवाल है आपके लिए, एटलीस्ट टेल अस 3 to 4 बेसिक कीप इन माइंड फॉर अंडर 14 क्रिकेटर्स, उनको जो एज अ की बॉलर, पॉइंट एज अ बैट्समैन। वो उसने मेंशन नहीं किया है, चलो दोनों के लिए बता दो। देखो, अगर बॉलर है, फास्ट बॉलर है, तो मेरे वो एक ही पॉइंट है कि उसकी सीम वो सीधा डाल पाता या नहीं। कोशिश रहनी चाहिए जिंदगी भर कि बॉल का सीम सीधा जावे, तो दैट मीन्स ही कैन बिकम अ गुड बॉलर। क्या होता है ना जलाल, अगर आपको वो सीम सीधा डालना है, तो आपकी बॉडी एक्शन है ना, आपको हेल्प करेगी। आपको अगर समझ गया कि मेरा सीम टेढ़ा जा रहा है, तो आप बॉडी को कंट्रोल करोगे और सीम सीधा डालने की कोशिश करोगे, तो उसकी एक्शन अपने आप ठीक होती जाती है। बचपन में ये सोच होनी चाहिए। वैसे ही बैटिंग में, जब तक आप बॉल के फेस ऑफ द बैट बॉल के पीछे है, तो आपका बैटिंग अच्छी होएगी, तो आप वही कोशिश करते रहो। क्या बात है। और एक क्वेश्चन हर्षिल आपको करते हैं, बेस्ट कोचेस और बेस्ट एकेडमीज इन यू आर रिकमेंडेड, आप किस कौन सी एकेडमीज को रिकमेंड करोगे, या बेस्ट कोचेस के पास अगर किसको जाना है? कौन से एरिया में, वो भी है ना। ऑल ओवर मुंबई की बात कर लेते हैं अभी फिलहाल तो। I really don't know, but I would say, देखो ऑफ कोर्स मैं तो बोलूंगा मेरे एकेडमी में आए तो सबसे बेस्ट है, एब्सोल्युटली, लेकिन नहीं नहीं, सही बात है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसमें मैं उसको एक बात समझाता हूँ। जलाल, मेरे को एक बात बोलना। आ, आपके बच्चे को आपने स्कूल में डाला, कौन से स्कूल में डाला जलाल? आपको, मैं आपको सवाल पूछता हूँ, मैं आई एम डीएवी कमिंग स्कूल, टू यू। या ओके, व्हाई डीएवी आपने स्कूल में, ओके आपने वो स्कूल में बच्चों को क्यों डाला? क्योंकि उसका स्टैंडर्ड अच्छा था स्कूल का। कहाँ से डिसाइड किया आपने वो स्टैंडर्ड अच्छा है? वो तो बस हम लोग अभी न्यूज में वगैरह देखते हैं या नेट के ऊपर देखते हैं, एक्रेडिटेशन देखते हैं उनका। अच्छा, एक्रेडिटेशन और देखते हैं। सबसे पहली बात तो मेरे नियर बाय थी, नजदीक, ये मैंने देखा। एग्जैक्टली, आपने 2-3 चीजें देखी। एक तो नजदीक है, और वो स्कूल का नाम अच्छा है। क्यों नाम अच्छा है? नहीं, वहां से मैंने 10 बार सुना है वो नाम, इसलिए वो अच्छा है। आपने कभी ये जाना उधर जाके कि उसकी मैथ्स की टीचर अच्छी है या उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी की टीचर अच्छी है? नहीं। आपने क्या देखा? अरे नहीं, वो स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वो स्कूल बहुत बढ़िया है, वो स्कूल बहुत अच्छी है, वो बच्चे लोग उधर जो जाते हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। आपने ये नहीं सोचा कि आपका बच्चा वहां पर फिट होगा क्या? नहीं, बच्चे को जाके वहां पर अपने आप को ढालना है। ढंग तो है, आप बच्चे को ये नहीं कौन सी एकेडमी अच्छी है, पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपको क्या सीखना है। तो बिल्कुल आप कहीं भी जाओ, आप सीखोगे। म्युनिसिपल स्कूल का बच्चा भी आईएएस ऑफिसर बनता है। बिल्कुल, तो सही सही। आपको वो कोई ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आप कल अगर इंग्लैंड के लॉर्ड्स के एकेडमी या कोई बड़े एकेडमी में चले जाओ, या ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेस्ट है, तो आप बहुत बढ़िया क्रिकेटर हो जाओगे। नहीं, आपको जाकर सीखना है, क्या सिखाएंगे बात वही। है, वेरी ट्रू, वेरी मतलब ट्रू। मतलब टेक्स्ट बुक आपके बच्चे की स्कूल की भी वही है, म्युनिसिपल स्कूल वाले की भी वही है, या शायद मैं जो स्कूल में पढ़ा वो उसकी भी टेक्स्ट बुक वही है।
पढ़ते सब वही है, लेकिन पहला आना और जो पढ़ाई करके ऊपर जाता है उसकी पढ़ाई अलग। करना किसको है? तो बच्चों। नहीं, बहुत आसान और सही बोलते हैं बच्चों को आने में। मेरा इंटरव्यू हो गया ये तो। काफी नहीं एक जैसे कि अभी फास्ट बॉलर्स के लिए 6 चीजें क्या बताना चाहोगे आप? जैसे फेजेस होते हैं, हम लोग के 6 फेज है, तो नहीं, एक मैं ये इतना टेक्निकली ये बातें ओरली नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता। ये फेजेस वगैरह ये हमारे लिए बुक में पढ़ने के लिए, हमारे समझने के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उधर जाते हो तो हम ये फेज सिखाएंगे, वो फेज सिखाएंगे, ये करेंगे, नहीं होता। आपको प्रैक्टिकली आपके इंस्टिंक्ट पे उससे कौन सी चीज क्या करने से होती है वो उसको सिखाना बहुत जरूरी है। देखो लेवल 3 में हमको ये फेज देना, हमने वो एग्जाम दे दी, हम पास हो गए, ये बात अलग है। क्या बात है। आपको ये बात बोलो, जिस जिस बायोमैकेनिक्स ने हमको लेवल 3 के बायोमैकेनिक्स के 5 प्रिंसिपल सिखाए, उसी ने वही बुक 2017 में वो बुक वही एनसीए के ही क्लासरूम से बाहर फेंक दी। लिटरली वही आदमी, वही ऑस्ट्रेलियन, वही आदमी जिसने हमको फ्रैंक टायसन के साथ बायोमैकेनिक्स के प्रिंसिपल सिखाए, उसने वो बुक बाहर फेंक दी। बोले दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विथ इट, ये सब बकवास है बोले। और सच्चाई में फिर हमने एक एक उस एग्जाम्पल हमने दिए, एक एक एग्जाम्पल उसने दिए, और अब वो बोलते कि अ, मतलब एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे आपको मैं मतलब बोलूं कि जावेद मियांदाद की ग्रिप थोड़ी सी लंबी थी, दोनों हाथ। उसने भी 8-10 हजार इंटरनेशनल रन किए। वेंगसरकर सर के ऐसी कुछ थोड़ी सी इनवर्ड ग्रिप थी, उन्होंने 10 हजार रन किए। गावस्कर सर के तो कहने ही नहीं है। तेंदुलकर की ग्रिप अलग थी, उसने तो कितने रन किए हिसाब ही नहीं कर लीजेंड, सकते। वर्ल्ड रिकॉर्ड। बराबर। आज विराट कोहली अलग ग्रिप से खेल रहा है, वो अलग रन कर रहा है। जो भी बॉलर्स इतने 500-500 विकेट ले रहे हैं, जेमी एंडरसन के एक्शन अलग है, स्टुअर्ट ब्रॉड के एक्शन अलग है। आज वो भी 400-500 विकेट इंटरनेशनल में लिए, दोनों अलग एक्शन से खेल रहे हैं। तो फिर क्या सिखाया हम इनको? हम क्या सिखाए? बस हर दिन आना, आउट नहीं होना, हर दिन आना, बॉल की सीम सीधी डालना। ने ये मेन कोचेस का भी रोल आ गया इधर। कोचेस लोग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहोगे आप? ने, क्योंकि हर एकेडमी में, जैसा मैं बात किया, मैं ओपन बात कर रहा हूँ कि हर हाँ एकेडमी में जाते हैं, जैसे आपने बताया स्कूल मैंने डाला जैसे, तो हाँ वैसे जी, एकेडमी के भी कुछ नाम है। हाँ जी। बस वहाँ जाके बच्चे जो करते हैं उनको ही पता है। तो कोचेस लोगों के लिए भी, कोचेस भी काफी मिसगाइड करते हैं आजकल बच्चों को। नहीं और मैं मिस पेरेंट रोल्स के बारे में एक मैं उनको, उनके लिए भी आप सजेशन दे दो, एक पेरेंट्स लोगों को भी। आ, मैं पेरेंट्स लोगों को मैं मेरे तरीके से जब मैं समझाता हूँ, तो मैं उनको पूछता हूँ, जब आपने बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड में स्कूल में एडमिशन दिया या केजी में एडमिशन दिया, तो वो स्कूल से आपने गारंटी ली थी क्या बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर बनाने की? स्कूल गारंटी लेती है? तो बोले नहीं। तो फिर आप क्या सोचते हैं? आपका बच्चा मेरे पास आ गया तो क्या वो कल इंडिया खेलेगा? क्या मैं उसको कुछ जादू मंत्र दे दूंगा कि वो सब कुछ सीख जाएगा? कोई नहीं कर सकता। आपको उसमें टाइम डालना है। 10वीं पास होने के लिए 10 साल लगते ही है। आपको उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब आपको मेहनत करना है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस रहना है, डिसिप्लिन रहना है, वो करना ही है। डिसिप्लिन रहोगे, मेहनत करना है। जैसे 10वीं पास होने के लिए 10 साल लगेंगे ही, वैसे ही क्रिकेट में आने के लिए आपको उतना टाइम देना ही पड़ेगा जहां पर आपको क्रिकेट सीखना है। और उस फिर आपको समझ में आएगा कि आप कितना लेवल तक का क्रिकेट खेल सकते क्या बात है। 2 सवाल मेरे तरफ से। हैं। अरे सबसे अच्छा बल्लेबाज कौन लगा आपको जब आप बॉलिंग डालते रहे, तो जिसको आउट लेने में मजा आया या उसको बॉलिंग डालने में मजा आया? आउट लेना मुंबई के वो बैटिंग तो लाइनअप में चैलेंज था बहुत आपको। बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसे मतलब बीट भी कर दिया तो हमने अच्छी बॉलिंग डाल दी। मतलब बहुत रेयरली ये अभी आप मतलब मेरे लास्ट के साल भर के क्रिकेट में तो तेंदुलकर भी आ गया था, तो उसको तो हमने कभी आउट भी नहीं लिया।
पूरे मेरे ख्याल से 2 सीजन में एक एज लगी है उसकी। शिशिर, लालचंद राजपूत, संजय मांजरेकर, इनको तो मतलब बीट भी किए तो हमने अच्छी बॉलिंग डाली। तो ऐसे मैं उसमें ये नहीं करूँगा कि किसको ये क्या, लेकिन मुंबई के बैट्समैन को बॉलिंग डालना एक अलग ही ये था। आपको बहुत ही अच्छी बॉलिंग डालना ही पड़ती है, नहीं तो वो आपको धो डालेगी। ये रहा अच्छा पार्ट। एक थोड़ा वो बोलते हैं इंटरव्यू को थोड़ा मैं इमोशनल जगह ले जाता हूँ। ऐसी कौन सी इमोशनल मोमेंट रही आपकी, या कौन सी ऐसी दुख भरा रहा है कि यार क्रिकेट में मुझे सब कुछ मिला बट ये चीज नहीं मिली? हाँ, नहीं मेरे को कोई दुःख नहीं है, क्योंकि आज क्रिकेट की वजह से आज इतने साल से मतलब जॉब मिल गया, खर्च बच गया, सब हो गया। तो क्रिकेट जो भी दिया है क्रिकेट ने दिया है, ठीक है? कुछ पार्ट नहीं मिले हमको, हम शायद जैसे मैंने एग्री किया कि मैं वो फ़िटनेस लेवल नहीं था जो शायद बाकी लोगों का था, या मेरे पास कुछ तो कमी थी जो मैं ऊपर के लेवल पे नहीं खेला, लेकिन जितना खेला आई थिंक आई डिड रीजनेबली वेल विद व्हाटएवर। लेकिन एक है, मैंने जब सोमैया कॉलेज से झुनझुनवाला जिस दिन गया, तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं क्रिकेट करूँगा, मैं उसके क्या अलावा कुछ नहीं करूँगा। तो क्या उतना तो कर लिया, और आज भी मैं सुबह शाम क्रिकेट के ग्राउंड पे रहता हूँ। ऑफ कोर्स मेरी अ, इंजरीज वगैरह हो गई तो मेरे को क्रिकेट थोड़ा कम करना पड़ा। आपको मालूम होगा कि नी इंजरी हो गई तो मैं, तो भी उसके बाद भी मैं 10 साल बॉलिंग डाली। बिल्कुल बिल्कुल कास्टली। काफ़ी मज़ा आया ये बात करके, और काफ़ी सारे एक्सपीरियंस अपकमिंग लोगों को, और आपका जो एक्सपीरियंस शेयर करो किया आपने ये हम्म। हमारे क्रिकेट ग्राफ के माध्यम से और हमारे को स्पॉन्सर्ड हेल्थ एनर्जी ड्रिंक की तरफ से। चलते चलते आखिरी सवाल मेरा कि भाई हमारे क्रिकेट ग्राफ के लिए आप क्या कहना चाहोगे? कोई एनी नहीं, सजेशन? और बहुत ये मेरी बहुत टीम, अभी जो आप मेरी टीम बैठी है, मेरे टीम के साथ में संजय है, अमोल है, हैनील है, प्रशांत है, सब ये परेशान। बैक बैक। मैं तो फ्रंट पे दिख रहा हूँ, बाकी मेरे पीछे भी और 5-6 लोग बैठे हैं, नहीं, मैं संजय का प्रशांत पार्टनर है। प्रशांत को बहुत पहले से जानता है। उसने क्या मेरा बात है! काफी 2-3 साल पहले आके मेरे एकेडमी पे उसने मेरे छोटा मोटा इंटरव्यू किया था। तब क्या बात है! क्या बात तब तब मैं काफी ये था कि मैं पता नहीं था ये डिजिटल वर्ल्ड कितना आगे जाएगा, लेकिन आई थिंक विद दिस जो तरह से आप कर रहे हो कि ये जो एक्सपीरियंस, जो भले आपको हम इंडिया प्लेयर नहीं है, लेकिन जो भी हम लेवल खेले, ये भी शेयर करना बच्चों के साथ बहुत ही लाभदायक होगा। एंड आई होप बॉयज पिक अप गुड थिंग्स आउट ऑफ इट। बहुत बढ़िया बात की काफी। काफ़ी मज़ा आ गया काफ़ी सालों के बाद जो साथ में खेले। बहुत सी आई नो। बातें सीखने मिली जो हिडन भी थी, कुछ या सामने थी। सो काफ़ी मज़ा आ गया, और मैं फिर से अपने क्रिकेट ग्राफ के तरफ से और मेरे को स्पॉन्सर्ड एनर्जी ड्रिंक के तरफ से, हेल एनर्जी ड्रिंक के तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू थैंक वेरी यू मच जलाल, कासलीवाल। और थैंक जब यू भी ज़रूरत जलाल। लगेगी आपको हम लोग बुलाते रहेंगे। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू, गॉड ब्लेस थैंक यू, यू। स्टे ब्लेस। थैंक यू। थैंक्स जलाल भाई।